हाँ जी दोस्तों, तो पीजीबीपी की रिवीजन थोड़ी सी लंबी निकल गई थी, इसलिए हमने उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी की रिवीजन पार्ट नंबर 2 से, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है, हमारा सेक्शन नंबर 37। ये सेक्शन क्या, देखो ये सेक्शन कहता है कि देखो अगर आपका कोई ऐसा एक्सपेंस था जो कि 30 से 36 के अंदर कवर नहीं हुआ, तो एक काम करो उसको 37 के अंदर आके कवर कर लो। इसका मतलब कि सर कोई भी एक्सपेंस जो कि 30 से 36 के अंदर कवर नहीं होता उसको 37 में आ जाओ। 37 में अगर आप 3 कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आप यहां पर उसकी डिडक्शन ले सकते हो। ये एक जेनरिक सेक्शन है, कहते हैं कि अगर इसके अलावा कोई और आपके पास एक्सपेंसेस थे जो हमने बताया उसके अलावा, तो आप यहां पर आकर उसको कवर कर सकते हो। अब ये कहते हैं 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि भाई जो एक्सपेंस है ना, दैट शुड बी इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का एक्सपेंस होना चाहिए, आपका कोई पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो एक्सपेंस है ना, दैट शुड बी रेवेन्यू नेचर। कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा होना चाहिए, कोई छोटा मोटा खर्चा होना चाहिए। ऐसा कोई खर्चा ना हो जिससे आपको कोई एसेट बन रहा हो। अगर कोई आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो अलाउ नहीं होता। तीसरी बात, वो जो एक्सपेंस है दैट शुड बी लीगल। आपका जो एक्सपेंस है वो लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कोई इलीगल काम के लिए उसको यूज किया हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ थोड़े से एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को ब्राइब पे करी, आपने इलीगल कमीशन पे करी, या फिर आपने क्या किया, किसी को बेनिफिट प्रोवाइड किया इन वायलेशन ऑफ लॉ। जैसे आपने क्या किया, डॉक्टर्स को फ्री सैंपल प्रोवाइड करी। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो डॉक्टर्स को फ्री सैंपल प्रोवाइड कर देती है ताकि वो उनके सैंपल को रेकमेंड करे। वो इलीगल चीज होती है, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी को उसका खर्चा यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, आपने क्या किया, कंपाउंडिंग फीस पे करी किसी ऑफेंस के लिए अंडर एनी लॉ। आपने क्या किया, कोई लॉ था, लॉ के आपने ऑफेंस कर दिया, उसके आपने कुछ कंपाउंडिंग फीस करी, वो पे करी, वो आपको अलाउ नहीं होती। नेक्स्ट देखो, एनी एक्सपेंस फॉर एनी पर्पस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। भाई लॉ जो है हमारे इंडिया का जो लॉ है वो कोई भी चीज आपको प्रोहिबिट करता है, तो उससे रिलेटेड आपके कोई भी एक्सपेंस अगर इनकर होगा ना वो आपको अलाउ नहीं होता। एंड लास्ट पॉइंट है अपना, सेटलमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड टू सेटल एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। ये भी सेम पॉइंट है, लेकिन इस बार ऐड हुआ हमारा जो फाइनेंस एक्ट था, इस बार जो हमारी अमेंडमेंट है, छोटी सी अमेंडमेंट थी, ये पॉइंट ऐड हुआ था। ये कह रहे थे कि आपने क्या किया, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ करी और उसको आपने सेटल कर दिया। अभी आपने मतलब आपने सेटल कर दिया सामने वाले पार्टी से, और उसके लिए आपने कुछ सेटलमेंट एक्सपेंस पे करे। पहले अलाउ हो जाते थे, अब ये भी हमें अलाउ नहीं होते। अच्छा देखो, सेक्शन 37 में ना हमारे पास कुछ, देखो यहाँ नीचे हमारे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, क्योंकि देखो सेक्शन 37 जेनरिक है, जेनरिक सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे सेक्शन एक्सपेंस पहले कवर नहीं हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पे कवर होते हैं। इट मीन ये जो लिस्ट है ना, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इसकी इंक्लूसिव लिस्ट है, इसमें कुछ भी चीज आ सकती है। तो जो जनरली जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर करके आओ एक एक करके इसको रीड करते हैं। तो देखो कुछ एक्सपेंसेस रीड करते हैं, आओ देखो। सबसे पहला हमारा आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंस, सीएसआर एक्सपेंस। ये क्या होता है, देखो हमारी जो कंपनीज एक्ट होती है ना, वो हमारी कंपनीज को कहती है कि आप एक काम करो, कुछ सीएसआर का खर्चा करा करो। आप कुछ बड़ी कमाई करते हो इंडिया में, कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा करा करो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो देखो अगर आप सीएसआर का खर्चा करते हो ना, तो सर ये आपको अलाउ नहीं होता। ये आपको अलाउ नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखो हमारा कंपनीज एक्ट तो कहता है कि भाई खर्चा करो, लेकिन इनकम टैक्स मानता नहीं है। वो कहता है दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जो हमने बेसिक्स में देखा था ना, बेसिक वाले चैप्टर में, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इसलिए यहां पर इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गिफ्ट टू एम्प्लॉय। देखो अगर आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को कुछ गिफ्ट दिया तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, सोवेनिर्स या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करी, तो क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? द आंसर इज नो, हमें इसकी डिडक्शन नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल मैंने बीजेपी पार्टी में मैंने मान लो कोई ब्रोशर, पैम्फलेट या सोवेनिर में अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दी, तो सर यहाँ पर मुझे डिडक्शन मिलेगी? द आंसर इज नो, मुझे यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखो कस्टमरी एक्सपेंस। देखो कस्टमरी एक्सपेंसेस हमने इनकर करे, फॉर एग्जांपल हमने पूजा एक्सपेंस इनकर किया या फिर दिवाली एक्सपेंस इनकर किया, तो ये हमें अलाउ हो जाएंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सीए फॉर अटेंडिंग सीपीई सेमिनार। देखो ये हमारे क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि हमारे जो सीएस होते हैं ना, उनको सीपीई सेमिनार अटेंड करने होते हैं, तो वो कुछ एक्सपेंस इनकर करता है, तो वो उसको अलाउ होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज यस होगा, उसके प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट देखो डिविडेंड। डिविडेंड मींस, देखो डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। डिविडेंड क्या होता है, जब हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है तो नेट प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम जाकर अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, उसे बोला जाता है डिविडेंड। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हेंस उसको अलाउ नहीं किया गया। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, ये हमें अलाउ नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये हमारी इलीगल खर्चा होता है, इलीगल खर्चा यहाँ पर अलाउ नहीं होता। नेक्स्ट देखो पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें अलाउ हो जाता है। देखो डिफरेंस क्या है, अगर हम बात करते हैं पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, तो ब्रीच ऑफ लॉ जो होता है वो लॉ का ब्रीच है, इट मींस इलीगल है, तो इसलिए अलाउ नहीं है। लेकिन पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो लॉ का नहीं है। वो आपने क्या किया, आपने सामने किसी बिजनेस पर्सन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच कर दिया, तो आपने किसी लॉ की वायलेशन थोड़ी करी है, आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करी है, इसलिए आपको अलाउ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो फ्रीबीज प्रोवाइडेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू डॉक्टर्स। देखो फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को कुछ फ्री सैंपल देती है या फिर घुमाने ले जाती है या फिर कोई गिफ्ट दे देती है, फॉर एग्जांपल कोई कार पकड़ा दी, तो ऐसे केस में फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए भी इलीगल है एंड डॉक्टर के लिए लेना भी इलीगल है। तो दोनों को
फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें, उसके लिए जो खर्चा है उसको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड दूसरी बात, एक एग्जांपल और, डायग्नोस्टिक केयर सेंटर जो होते हैं, जो हमारे पाथ लैब्स होते हैं वगैरह, वो क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक केयर सेंटर बोलते हैं, वो क्या करते हैं, कमीशन देते हैं डॉक्टर को, ताकि वो डॉक्टर क्या करे, पेशेंट्स को उनके पास रेफर करे। तो वो भी इलीगल है, वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता हमारे डायग्नोस्टिक केयर सेंटर को। दूसरा देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रीमियम पेड बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ पार्टनर। आपने क्या किया, आपके पार्टनरशिप फर्म है, आपका एक पार्टनर था, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है वो, आपने उसकी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली, प्रीमियम पे किया, तो ये अलाउ होगा कि नहीं होगा? तो आंसर यस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रोविजंस। मैंने आपको बताया था कोई भी तरह का कोई भी प्रोविजन आपको अलाउ नहीं होता। चाहे आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात करो, वो भी अलाउ नहीं होता था। अगर आप बात करो प्रोविजन फॉर एनी अनअसर्टेन लायबिलिटी, वो भी अलाउ नहीं होती। अगर आपको प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लिखा है क्वेश्चन में, तो वो भी आपने डिसअलाउ करना है। एंड प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में कई बार लिखी आती है, तो ये सब भी आपने डिसअलाउ करना है। बेसिकली कोई भी प्रोविजन आपको दे रखा है, सारा का सारा आपने डिसअलाउ करना है। देखो, डिसअलाउ मतलब आपने एड बैक करनी है सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी भी इन जनरल आपको अलाउ नहीं होता, लेकिन देखो, हाँ देखो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी आपको अलाउ नहीं होता इवन इफ वो एक्चुअल वैल्यूएशन, एक्चुअल जो होते हैं हमारे एक्चुअल साइंस वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो उन्होंने भी कैलकुलेट किया, तो भी हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको हमने ऐड बैक करना है। सिर्फ जो एक्चुअल ग्रेचुटी होती है ना, वही हमें अलाउ की जाती है। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट टैक्स। अगर आपने मान लो टैक्स पे किया, अगर आपने डायरेक्ट टैक्स पे किया, तो सर हम डायरेक्ट टैक्स ही तो निकाल रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट टैक्स निकालते हुए ही डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई सेंस बनती है? अगर हम डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, तो कोई सेंस नहीं बनती। इसलिए से डायरेक्ट टैक्स में से आपको टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। हम इनकम टैक्स निकाल रहे हैं, इनकम टैक्स भी तो डायरेक्ट टैक्स ही है। डायरेक्ट टैक्स निकालते हुए आपको डायरेक्ट टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती, ना ही उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट बनता है तो उसकी डिडक्शन मिलती है, ना ही कोई पेनल्टी की डिडक्शन मिलती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, फीस अगर आप कुछ पे करते हो ना, फीस इज एन एक्सपेंस। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने टीडीएस रिटर्न फाइल करी, आपने लेट फाइल करी, तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है। कुछ फीस पे करी आपने, फीस जो होता है ना, वो ना ही टैक्स होता, ना ही इंटरेस्ट होता, ना ही पेनल्टी होती है, इसलिए वो हमें अलाउ हो जाती है, राइट। नेक्स्ट देखो, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे लिए इनकम भी होता है, हमारे लिए एक्सपेंस भी होता है। जब हम सेल करते हैं तो उसको इनकम साइड पे दिखाते हैं, एंड जब हम सेल करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसको हम इनकम साइड पे दिखाते हैं। एंड जब हम सामान बेचते हैं, जब हम सामान खरीदते हैं, तो हम एज एन एक्सपेंस भी यहाँ पर दिखाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमने क्या करना है, उसको एज एन एक्सपेंस, उसकी डिडक्शन हमें अलाउ हो जाती है। अगर हम टैक्स की बात करें तो अलाउ हो जाता है, इंटरेस्ट की बात करें तो भी अलाउ हो जाता है, फीस की बात करें तो भी अलाउ हो जाता है। लेकिन उसमें अगर आप कुछ पेनल्टी होती है ना, इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ पेनल्टी होती है ना, तो वो अलाउ नहीं होती। क्यों? क्योंकि पेनल्टी जो होता है, इट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ, इट इज एन वायलेशन ऑफ लॉ, हेंस यहाँ पर ये भी आपको अलाउ नहीं होती। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपने इनकम टैक्स पे करने के लिए, या आपसे टैक्स भी नहीं पे किया जा रहा, आप इनकम टैक्स पे करने के लिए कोई लोन ले लेते हो, उसमें आप कुछ इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, देखो यहाँ मैंने बाकी जितने बचे एक्सपेंसेस सारे एक साथ कवर कर दिए। अगर मान लो आपने नॉन कम्पीट फीस पे करी तो आपको अलाउ हो जाएगी, स्पॉन्सरशिप फीस पे करी तो ये अलाउ हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट पे करा अलाउ हो जाएगा, ग्लो साइन बोर्ड में आपने कुछ पे किया, ग्लो साइन बोर्ड के लिए कुछ पे किया, वो भी अलाउ हो जाएगा, ब्रांच इनॉग्रेशन कॉस्ट, फीस फॉर आईएसओ सर्टिफिकेट, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ये सब अलाउ हो जाएगा, परचेज और एक्सपेंस बिल ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड अर्लियर। देखो, आपका कोई एक्सपेंस था, कोई बिल था आपका, एक्सपेंस का कोई आपका खर्चा था, उसका कुछ आपका बस बिल पड़ा था, बिल आपसे गुम गया, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बाद में आपको बिल मिल गया, आपने उसको अब रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या वो अलाउ हो जाएगा? आंसर यस, आपको अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक्सपेंडिचर ऑन एनी अबैंडन प्रोजेक्ट। आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बड़े शौक में आपने उसमें बहुत सारा खर्चा कर दिया, लेकिन बाद में आपको समझ आया कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा, आपने उसको छोड़ दिया, उस पर जो आपका एक्सपेंडिचर था वो भी आपको यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर मान लो आपको इनकम टैक्स का रिफंड आता है, तो सर हम इनकम टैक्स ही निकाल रहे हैं, इनकम टैक्स का रिफंड आता है तो उसको हमने दोबारा से टैक्सेबल नहीं करना। दूसरी बात, अगर आपको जीएसटी का रिफंड आता है ना, तो जीएसटी का अगर आपको रिफंड आता है तो उसको आपने टैक्सेबल करना है नेट ऑफ अमाउंट रिफंडेड टू कस्टमर। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया 100 लोगों को आपने कपड़े बेचे, कपड़ों पे जो अपना जीएसटी का रेट होता है वो होता है आपका 12%। आपने क्या किया, आपने 18% से चार्ज कर लिया, आपने 18% से चार्ज कर लिया, आपने गलती से चार्ज कर लिया और जाके गवर्नमेंट को जमा करा दिया, गवर्नमेंट ने आपको रिफंड कर दिया। अब मान लो कि उन 100 कस्टमर में से 50 वापस आ गए आपसे मांगने के लिए, आपको बोला कि नहीं आपने जीएसटी गलत लगा दिया, आप हमें रिफंड दो। तो मान लो उन 100 में से 50 लोग अगर आपसे रिफंड लेने के लिए आ गए उन जीएसटी का, तो आप क्या करोगे, जितना आपको टोटल रिफंड मिला है गवर्नमेंट से, माइनस कर दोगे जितना आपने कस्टमर को वापस रिफंड कर दिया, वो जो नेट अमाउंट आएगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम। सिंपल सी बात है।
तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है हमारा सेक्शन नंबर 40 एंड ये सेक्शन क्या कहता है देखो, ये सेक्शन कहता है अमाउंट स्पेसिफिकली नॉट डिडक्टेबल। देखो अभी हमने सेक्शन 37 देखा, उसमें हमने देखा था कि कुछ 3 कंडीशन होती है, इन 3 कंडीशन को अगर कोई भी एक्सपेंस फुलफिल करता है तो उसको हम लोग यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये सेक्शन कहता है, सेक्शन 40 कहता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है, मैं बताऊंगा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस बताऊंगा जो कि ये 3 कंडीशन फुलफिल करेंगे ना तो भी हम अलाउ नहीं करते। कौन सी कंडीशन? एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरा क्या रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, और तीसरा क्या लीगल एक्सपेंस होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं तो भी हम उसको सेक्शन 40 के अंदर अलाउ नहीं करते। अब देखो पहला सेक्शन क्या कहता है, देखो पहला प्रोविजन कहता है पेमेंट मेड विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस या फिर लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। देखो आपने क्या किया, आपने किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर दी और उसको पेमेंट करने पे आपने क्या करना था, उसको टीडीएस काटना था, आपने उसको टीडीएस नहीं काटा। या फिर आपने क्या करना था, उसको टीडीएस काटना था, आपने उसको टीडीएस भी काट दिया लेकिन आपने उसको गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अगर आपने ये वाली गड़बड़ करी है तो सर जितनी आपने पेमेंट करी थी रेजिडेंट को उसका 30% आपको डिसअलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी, 1 लाख रुपए की, तो आपको यहाँ पर उसका 30,000 यहाँ पर आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपने अमाउंट की पेमेंट करनी थी, आपने करनी थी किसी भी नॉन रेजिडेंट को या फिर किसी फॉरेन कंपनी को, और आपने क्या किया, उसका टीडीएस नहीं काटा, आपने टीडीएस काटना था, आपने उसका टीडीएस नहीं काटा, या फिर क्या कर दिया, आपने उसका टीडीएस आपने काट दिया लेकिन अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपने उसका टीडीएस को जमा नहीं कराया, तो सर ऐसे केस में उसका 100% अमाउंट, आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी तो पूरा 1 लाख का 1 लाख आपका यहाँ पर डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, जो अमाउंट यहां पर हमने इसको डिसअलाउ कर दी और जो यहां पर हमने इसको डिसअलाउ कर दी, क्या ये आगे चलकर हमें कभी भी अलाउ होगी? द आंसर इज यस, बिल्कुल होगी। देखो अगर आपने मान लो किसी का आपने टीडीएस नहीं काटा था प्रीवियस ईयर के अंदर, आपने सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर उसका टीडीएस काट दिया, या फिर आपने क्या किया, उसका टीडीएस प्रीवियस ईयर के अंदर काट दिया था लेकिन उसको आपने ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, आपने उसको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद जमा कराया, तो सर ऐसे केस में जो टीडीएस का अमाउंट जब आप जिस साल में गवर्नमेंट को जमा कराओगे, जिस साल में गवर्नमेंट को जमा कराओगे उस साल में जाकर वो वाला अमाउंट आपको यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन सर इस वाले जो प्रोविजन है ना, इसकी एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या कहती है, देखो एक्सेप्शन कहती है कि अगर जो पेई था, जिसको अमाउंट रिसीव हो रहा था, जिसका टीडीएस हमने काटना था, अगर वो पेई जो था ना, पेई भला इंसान निकला, पेई ने क्या किया, अपने रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे फाइल कर दी, जो उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी उसमें अपनी जो टोटल इनकम वो दिखाता है उसके अंदर वो वाली अमाउंट दिखा दी जिसके ऊपर हम टीडीएस काटना भूल गए थे। एंड तीसरी बात, टोटल इनकम पे इंक्लूडिंग वो वाली इनकम जिसमें हम टीडीएस काटना भूल गए थे उसके ऊपर वो टैक्स पे कर देता है। तो देखो 3 चीजें, एक उसने क्या किया, अपने रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे फाइल करी, वो जो इनकम हम उसको टीडीएस काटना भूल गए थे उसने अपनी टोटल इनकम के अंदर दिखा दी, एंड तीसरी बात टोटल इनकम पे उसने टैक्स भी पे कर दिया। ये 3 चीजें वो करता है। एंड साथ में हम क्या करते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ले आते हैं। तो सर जिस साल में वो जो पेई था, जिस साल में पेई रिटर्न फाइल करता है ना, उस साल के अंदर हमें वो वाला टीडीएस जो हमें पहले डिस अलाउ हो गया था, इस साल में जाकर हमें अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है, देखो नेक्स्ट हमारा प्रोविजन है, ये कहता है कि अगर आपने इंडिया से बाहर किसी भी पर्सन को आपने कुछ सैलरी पे करनी थी, या फिर इंडिया के अंदर किसी भी नॉन रेजिडेंट को आपने सैलरी पे करनी थी, तो सर ऐसे केस में आपको उसका टीडीएस काटना था, आपने उसका टीडीएस नहीं काटा, या फिर आपने क्या किया, उसका टीडीएस काट दिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया अप टू द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस पेमेंट। यहाँ पे देखो पीछे हमने जो देखा था वहां पे था अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, यहाँ पे क्या है, अप टू द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस पेमेंट। टीडीएस की पेमेंट की जो ड्यू डेट होती है वहां तक आपने उसको पेमेंट को काट कर आपको गवर्नमेंट को जमा कराना था। अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने कुछ ऐसी डिफॉल्ट कर दी तो सर आपको 100% अमाउंट आपका यहाँ पर सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। जो भी आपने सैलरी पे करी ना 100% आपको डिसअलाउ कर दी जाएगी। अच्छा देखो ये क्या कहता है, इफ टीडीएस इज डिपॉजिटेड लेट इवन बाय 1 डे, सिर्फ एक दिन आपका डिले हो गया ना तो भी आपका 100% सैलरी डिसअलाउ हो जाएगी। यानी कि ये जो प्रोविजन है ना बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, ये प्रोविजन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। हाँ जी देखो इसके बाद हमारा एक छोटा सा पॉइंट आता है हमारा टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स। ये क्या कहता है, देखो ये पॉइंट कहता है कि देखो अगर मान लो कि किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कुछ नॉन मॉनिटरी परक्विजिट दिए, जैसे कि उसने कार प्रोवाइड कर दी, जैसे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया, मील प्रोवाइड कर दी, तो ये जो परक्विजिट्स होते हैं ना, परक्विजिट्स होते हैं ये एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल होते हैं। नॉर्मली होता है कि एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल होते हैं। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो होता है ना वो बहुत अच्छा इंसान निकलता है, वो क्या कहते हैं कि अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे देता है, परक्विजिट दे देता है, लेकिन उसके ऊपर का जो टैक्स बनता है ना, टैक्स भी खुद से अपनी जेब से जाकर गवर्नमेंट को जमा करा देता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो परक्विजिट है, परक्विजिट भी एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, तो उसको ऐसी डिडक्शन मिलनी चाहिए। द आंसर इज यस, उसको मिल जाती है उसकी डिडक्शन, परक्विजिट की उसको डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन परक्विजिट के ऊपर जो टैक्स उसने पे किया ना, एम्प्लॉय के बिहाफ पे खुद से पे किया अपनी जेब से, उस टैक्स पोर्शन की, ध्यान रखना मैं टैक्स पोर्शन की बात कर रहा हूँ, उस टैक्स पोर्शन की डिडक्शन उसको यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पर सेक्शन 40 कहता है कि हम आपको क्या करेंगे, आपको परक्विजिट की डिडक्शन दे देंगे, परक्विजिट की आपको मिल जाती है, आपको जो टैक्स पोर्शन है, टैक्स पोर्शन की आपको यहाँ पर डिडक्शन हम अलाउ नहीं करते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पेमेंट टू रिलेटिव्स। ये क्या होता है, देखो
ये वाला पॉइंट कहता है कि अगर आपने क्या किया, अब अगर आपने किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट करी और किसको करी, किसी भी अपने रिलेटिव को पेमेंट करी, तो ऐसे में ना हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है ना वो टांग अड़ा सकता है। वो कह सकता है कि हमें आपकी एक्सेसिव या फिर अनरीजनेबल पेमेंट को यहाँ पर मैं डिसअलाउ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, मैंने क्या किया, अपनी कंपनी में अपनी वाइफ को मैंने एक रोल दे दिया कि भाई तू एचआर का काम कर ले। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, उसको ना एचआर का काम करने के लिए मैं उसको हर महीने की 2 लाख की सैलरी देता हूँ। ऐसे में ना असेसिंग ऑफिसर कह सकता है कि देखो, मार्केट में कोई नॉर्मल बंदा अगर आप हायर करते ना अपना रिलेटिव के अलावा किसी को हायर करते, तो आप उसको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी देते। अब आप क्या कर रहे हो, अपने रिलेटिव को आपने हायर किया तो आप उसको 2 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हो। मैं काम करूंगा, 1 लाख के ऊपर जो आपकी एक्स्ट्रा 1 लाख की आपने इनकम दिया ना, उसको मैं एक्सेसिव या फिर अनरीजनेबल मान के उसको मैं यहाँ पर डिसअलाउ कर दूंगा। ऐसे हमारा असेसिंग ऑफिसर कर सकता है। तो देखो, अब सवाल ये आता है कि हमारे यहाँ पर रिलेटिव्स का मीनिंग क्या है। रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें किसी इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल के लिए उसका रिलेटिव कौन है? सबसे पहले उसकी स्पाउस, इंडिविजुअल की स्पाउस, फिर उसका ब्रदर, उसका सिस्टर, उसके लीनियर असेंडेंट, उसके लीनियर डिसेंडेंट, ऐसे आपने याद रखना है। देखो, सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल के लिए उसका स्पाउस, उसका ब्रदर सिस्टर, उसके लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, ये उसके लिए सारे रिलेटिव होते हैं। यानी कि इंडिविजुअल अगर इन लोगों को एक्सपेंस के लिए पेमेंट करता है तो एक्सेस वाली यहाँ पर डिसअलाउ कर सकता है हमारा असेसिंग ऑफिसर। दूसरी बात करें, अगर हम बात करें किसी एचयूएफ की, तो सर एचयूएफ के केस में, एचयूएफ में जितने भी मेंबर होते हैं, एचयूएफ के जितने मेंबर हैं वो सारे उसके रिलेटिव हैं, प्लस हर मेंबर के जो ये वाले रिलेटिव्स होते हैं वो भी सारे हमारे एचयूएफ के लिए रिलेटिव हो जाएंगे। तो एचयूएफ के मेंबर्स एज वेल एज रिलेटिव्स ऑफ सच मेंबर्स वो भी उसके लिए यहाँ पर रिलेटिव हो जाएंगे। अगर बात करें फर्म की या फिर एलएलपी की, तो फर्म के जो भी पार्टनर होते हैं वो उसके रिलेटिव हैं, और पार्टनर के जो रिलेटिव्स हैं वो भी हमारे फर्म के लिए रिलेटिव है। अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स वो भी सारे हमारे रिलेटिव है। एओपी बीओई की बात करें तो अगेन सेम कंसेप्ट, सारे मेंबर्स एंड उन सभी मेंबर्स के जो रिलेटिव्स है वो भी हमारे एओपी बीओई के लिए रिलेटिव बन जाएंगे। देखो, लास्ट हमारा पॉइंट देखो, ये क्या कहता है? ये कहता है ऑल एसएससी, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है हर तरह के एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल करता है। ये क्या कहता है? देखो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन, एनी पर्सन हु होल्ड्स सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द एसएससी और द रिलेटिव ऑफ एसएससी, उसे बोला जाएगा हमारा रिलेटिव। कोई भी पर्सन जो कि सामने वाले पर्सन एसएससी के लिए, एसएससी के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है या फिर एसएससी के रिलेटिव के बिजनेस में सब्सटेंशियल होल्ड करता है, तो ऐसे केस में वो उसके लिए रिलेटिव बन जाएगा। एग्जांपल देखेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर ए हैज 25% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब एक बात बताओ, मैंने बोला सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है सर आपका ना होल्डिंग जो है 20% और मोर है, यानी कि 20% या उससे ज्यादा होगी तो उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोला जाएगा। मिस्टर ए हैज 25% पीएसआर इन मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो जो फर्म एंड मिस्टर ए दोनों आपस में रिलेटिव्स हैं। अगर मैं बात करूं मिस्टर बी, देखो सेकंड एग्जांपल, मिस्टर बी हैज 30% वोटिंग पावर इन बीसीडी प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे केस में बीसीडी प्राइवेट लिमिटेड और मिस्टर बी दोनों आपस में रिलेटिव्स हैं। अगर मैं बात करूं अगली, एबीसी लिमिटेड होल्ड्स 60% शेयर्स इन बीसीडी लिमिटेड, यानी कि होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप है। अगेन भाई 60% है, यानी कि 20% से ज्यादा ही है, 20% से ज्यादा है। तो यहाँ पर अगेन बोथ द कंपनीज, एक कौन सी है? एबीसी लिमिटेड और एक बीसीडी लिमिटेड, ये दोनों आपस में रिलेटिव्स हैं। एंड लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये पॉइंट कहता है कि देखो एक पर्सन है मिस्टर ए, इस पर्सन का एक ब्रदर है, इसका एक ब्रदर है। वो जो ब्रदर है ना, वो ब्रदर एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। तो ऐसे केस में XYZ लिमिटेड और मिस्टर ए ये दोनों भी आपस में रिलेटिव्स बन जाएंगे, देखो ब्रदर ऑफ मिस्टर ए होल्ड 30% शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। तो ऐसे केस में मिस्टर ए और XYZ लिमिटेड ये भी दोनों आपस में रिलेटिव बन जाएंगे। ये हमारा छोटा सा पॉइंट था। अगर ये देखो, ये सारे हमने कवर करे। ये सारे लोग अगर आपस में कुछ भी एक्सेसिव या अनरीजनेबल पेमेंट करते हैं, तो यहां पर हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास पावर है कि इस एक्सेसिव और अनरीजनेबल अमाउंट को डिसअलाउ करके जितना आपका रीजनेबल अमाउंट है उतने को ही हमारे अलाउ करे एज एन एक्सपेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। ये क्या कहता है? देखो, ये वाला प्रोविजन कहता है कि अगर आपने किसी सिंगल पर्सन को सिंगल डे के अंदर कैश, बेरर चेक या क्रॉस चेक से पेमेंट कर दी इन एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज, तो वो जो अमाउंट आप पे करोगे ना पूरी की पूरी आपके डिसअलाउ कर दी जाएगी। आओ देखो प्रोविजन में क्या लिखा है। एनी एक्सपेंस फॉर विच पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज इज मेड टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपने क्या किया, आपने कैश, बेरर चेक या फिर क्रॉस चेक में आपने पेमेंट कर दी।
तो आपने जो भी पेमेंट करी आपने क्या किया, आपने 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करी, अगर मान लो 10,000 से ज्यादा आपने पेमेंट कर दी तो पूरा 100% अमाउंट आपका यहाँ पर डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि 10,000 के ऊपर वाला डिसअलाउ होगा, नहीं, पूरा 100% आपका यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा देखो, एक पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर हम पेमेंट करते हैं किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं तो उसके केस में 10,000 की जगह ये लिमिट हमारी 35,000 की है। क्यों? क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ना, उनको ना जगह जगह रुक कर यहाँ पर डीजल भराना पड़ता है या फिर पेट्रोल भराना पड़ता है, तो उनके अलग खर्चे होते हैं, तो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, तो इसके लिए उनको 35,000 तक का यहाँ पर उनको अलाउ कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, देखो ये पॉइंट क्या कहता है, देखो अगर मान लो कोई ऐसा आपका एक्सपेंडिचर था जिसका आपने किसी पुराने प्रीवियस ईयर में अक्रूवल बेसिस पे आपने उसकी रिडक्शन ले ली थी, यानी कि सिर्फ वो एक्सपेंस आपका इनकर हो गया था लेकिन आपने पे नहीं किया था, इट वाज नॉट पेड, आपने उसकी डिडक्शन ले ली थी और आगे चलकर करंट प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया, उस एक्सपेंस की आपने पेमेंट कर दी, और पेमेंट आपने कैसे कर दी, इन कैश कर दी, एक्सीडिंग 10,000 टू अ सिंगल पर्सन इन सिंगल डे। तो सर ऐसे केस में एक बात बताओ, पहले हमें देखो हम करंट ईयर में उसको पे करते हैं तो हमारे करंट ईयर का ही हमारा एक्सपेंडिचर होता है, तो हमें यहाँ पर वो डिसअलाउ हो जाता, लेकिन पुराने साल में उसकी डिडक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो करंट ईयर में क्या करें, हम क्या करेंगे, करंट ईयर में उसको अपनी पीजीबीपी की इनकम बनाकर उसको यहाँ पर टैक्सेबल कर देंगे। हम क्या करेंगे, पुरानी हमारी डिडक्शन थी उसको रिवर्स करने के लिए हम करंट ईयर में उसको अपनी एज एन इनकम यहाँ पर शो कर देंगे। अच्छा देखो, ये जो प्रोविजन है ना 10,000 रुपीज वाला, ये प्रोविजन है कई जगह पर हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। अब वो कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर आप पेमेंट करते हो आरबीआई को या किसी बैंक को या फिर एलआईसी को या फिर गवर्नमेंट को, तो ये सारी चीजें ना ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट की ओनली होती है, तो इनको आप पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेमेंट बाय बुक एंट्री। देखो बहुत सी बार क्या होता है कि हम किसी सिंगल पर्सन से डील करते हैं, उसी सिंगल पर्सन से हम क्या करते हैं, उससे सामान भी खरीद लेते हैं और उसी को सामान बेच भी देते हैं, यानी कि वो पर्सन हमारी बुक्स में एज क्रेडिटर भी दिख रहा होता है और एज अ डेटर भी दिख रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, उसे बुक एंट्री करके उसको आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, डेटर को क्रेडिटर के साथ सेट ऑफ कर लेते हैं, उसे बोला जाता है बुक एंट्री। तो यहाँ पर भी वो वाला रूल हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है कि आपने क्या किया, किसी विलेज या टाउन में आपको पेमेंट करनी थी, आपने पेमेंट क्या किया, आप क्या कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो किसी विलेज या टाउन में जहां पर कोई बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब आप किसी ऐसे गांव में फिर किसी ऐसे छोटे शहर में हो जहां पर अभी तक बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो आपको मजबूरन वहां पे आपको कैश ही यूज करना पड़ेगा, राइट? तो वहां पर आप कैश यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो पेमेंट ऑफ सैलरी टू एन एम्प्लॉय हु इज पोस्टेड समवेयर सम प्लेस अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी फॉर 15 डेज और मोर। आपने किसी अपने एम्प्लॉय को कहीं बहुत दूर भेज दिया, कहीं किसी जंगल वंगल में भेज दिया, जो कि उसके नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से बहुत दूर है, और कितने दिन के लिए, 15 डेज और मोर के लिए भेजा, तो आप उसको जो सैलरी पे करते हो वहां पर आपको कैश वाली सैलरी भी आपको यहाँ पर अलाउ कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय और फैमिली ऑफ एम्प्लॉय अप टू 50,000। आप किसी अपने एम्प्लॉय को, अपनी उसकी फैमिली को रिटायरमेंट बेनिफिट पे करते हो तो अप टू 50,000 आपको यहाँ पर कैश में अलाउ कर दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो वो अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पेमेंट टू एनी ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन करेंसी। अब देखो जो ऑथराइज डीलर होते हैं ना, जब आप फॉर एग्जांपल आप कहीं इंडिया से बाहर घूमने जाओगे तो आपको पता चलेगा ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर का यही काम होता है कि वो पैसा लेना देना में देखिए इंडियन रुपीज लेता है और उसकी जगह में दूसरे दे देता है, या फिर हमसे या फिर हमसे बाहर की करेंसी लेता है और उसके बदले हमें इंडियन रुपीज देता है, उसका काम यही है। तो अगर कोई ऑथराइज डीलर है, कोई मनी चेंजर है, वो क्या करता है, फॉरेन करेंसी लेता है, उसके बदले हमसे कैश लेता है, कुछ भी लेता है, तो वो चीज यहाँ पर हमें अलाउ कर दी गई, ये लोग आराम से ले सकते हैं पेमेंट एक्सीडिंग 10,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स और कल्टिवेटर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री, डेयरी, फिश प्रोडक्ट, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। ये सारे लोग क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह के, ये सारे लोग प्रोड्यूसर होते हैं। तो प्रोड्यूसर के लिए ना यहाँ पर उनको प्रमोट करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पर एग्जेम्पशन दे दी, इन्होंने बोला कि चलो इनको आप पेमेंट कर रहे हो एक्सीडिंग कैश का आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोड्यूसर की या फिर कल्टिवेटर की। अगर बात कर रहे हैं मिडल मैन की या ट्रेडर की, तो यहाँ पर ये अलाउ नहीं है, यहाँ पर हम उसको एक्सीडिंग 10,000 यहाँ पर उसको पेमेंट नहीं कर सकते। अगर हम प्रोड्यूसर को पेमेंट कर रहे हैं या कल्टिवेटर को पेमेंट कर रहे हैं तो हमें अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है पेमेंट टू प्रोड्यूसर ऑफ एनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विदाउट द एड ऑफ पावर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे बहुत सी बार आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं, विदाउट द एड ऑफ पावर अपने हाथ से कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खादी प्रोडक्ट वगैरह हो गए। तो देखो अगर मान लो आप किसी ऐसे प्रोड्यूसर को पेमेंट करते हो जो कि विदाउट द एड ऑफ पावर कॉटेज इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहा है आपके लिए, तो आप उसको पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैश में भी कर सकते हो। लास्ट हमारा पॉइंट आता है, देखो ये लास्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो अगर हमारा जो एसएससी है, एसएससी ने क्या किया, इन सभी पेमेंट्स को करने के लिए कोई एजेंट हायर किया, और इन सभी पेमेंट्स को करने के लिए एजेंट को हायर किया। एजेंट को पहले वो कैश पकड़ा रहा है एंड आगे चलकर एजेंट एसएससी के बिहाफ पे इन सभी लोगों को पेमेंट करने जा रहे हैं। तो एसएससी जो एजेंट को पेमेंट कर रहा है ना एक्सीडिंग 10,000, वो भी यहाँ पर अलाउ हो जाएगी, वो भी हमारी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारी कुछ एक्सेप्शन थी, इसको आप 2-3 बार रीड करोगे, आपको सारी की सारी याद आराम से याद हो जाएंगी।
नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा पॉइंट आता है, ये क्या कहता है, देखो ये पॉइंट कहता है कि देखो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। मुझे एक बात बताओ, ग्रेचुटी तो जो होती है वो में एक्चुअल जो हम ग्रेचुटी पे करते हैं वो अलाउ होती है या फिर हमारा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अलाउ होता है? द आंसर इज हमें प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अलाउ नहीं होता। इनकम टैक्स में आपको कोई भी किसी भी तरह का आपको प्रोविजन अलाउ नहीं होता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर मान लो कि क्वेश्चन में लिखा हो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्रिएटेड, तो उसको आपने इस बार डिस अलाउ करना है, उसको आपने एड बैक करना है। लेकिन अगर मान लो लिखा हो कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी दैट बिकेम ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दैट बिकेम ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको आपने अलाउ कर देना है, उसको एज एन एक्सपेंडिचर आपने अलाउ करना है। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की बात नहीं, वहां पर सिर्फ ग्रेचुटी लिखा है, मींस ग्रेचुटी पेड, तो वो आपने अलाउ करना है कि नहीं करना? द आंसर इज यस, उसको आपने अलाउ कर देना है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हो कंट्रीब्यूशन एक्चुअली मेड टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, एम्प्लॉयर ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन कर दी अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में, तो क्या वो अलाउ होगा? द आंसर इज यस, वो भी अलाउ होगा। इन शॉर्ट में बताऊं, ग्रेचुटी इज अलाउड ओनली ऑन रियल बेसिस। तो देखो सिंपल है, अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको आपने डिसअलाउ करना है। अगर लिखा हो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको आपने अलाउ करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो ग्रेचुटी पेड, तो उसको आपने अलाउ करना है। एंड अगर क्वेश्चन में लिखा हो ग्रेचुटी क्वेश्चन में लिखा हो कंट्रीब्यूशन मेड टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, तो वो भी आपने यहाँ पर अलाउ कर देना है। छोटा सा यहाँ पर हमारा पॉइंट था। नेक्स्ट हमारा एक सेक्शन आता है, हमारा सेक्शन नंबर 43B। एंड सर ये सेक्शन हम पहले देख चुके हैं, जब हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स हम देखते आ रहे थे, हम देख रहे थे ना, एक हमारा आ रहा था सेक्शन, इसमें उसमें लिखा था सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। ये वही सेक्शन है जिसका आपको इंतजार था। ये सेक्शन क्या बताता है कि भाई कुछ हमारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो कि आपने कब तक पे करने, अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक आपने उसको पे करना है, तभी आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी करंट प्रीवियस ईयर के अंदर। फॉर एग्जांपल देखो, आपने क्या किया, आपने एक एक्सपेंस इनकर किया हमारे प्रीवियस ईयर 24-25 में, आपने उस एक्सपेंस को इनकर किया। आपने क्या किया, अगर प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर इनकर किया और उसी साल के अंदर पेमेंट कर दी, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन मान लो आपने 24-25 के अंदर पेमेंट नहीं करी, आपने अक्रूवल बेसिस उसकी डिडक्शन ले ली, लेकिन आपने क्या किया, उसको पेमेंट आगे भी नहीं की, जो उसके आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आती है ना, वहां तक भी आपने पेमेंट नहीं करी, तो इन 6 केसेस में आपको वो वाला खर्चा डिस अलाउ हो जाएगा। और कब अलाउ होगा? तब अलाउ होगा जिस साल में आप उसको एक्चुअल में पेमेंट करते हो, अलाउड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ पेमेंट। अब ये 6 केस कौन से, देखो ये 6 केस हम पहले देख चुके हैं, वैसे जब तक हम पढ़ते आ रहे हैं हम सारे देख चुके हैं। एक बार इनको हम रिवाइज करेंगे, और इसकी मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बनाई ट्रिपल के नाम से, आपको ये सारे के सारे 6 पॉइंट याद हो जाएंगे, एंड आपको ये याद करना इंपॉर्टेंट भी है, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखो पहला पॉइंट है, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस या फी। अगर आपने कोई भी टैक्स पे करना है या कोई ड्यूटीज पे करनी है, कोई सेस या कोई फीस पे करनी है, ऐसा वाला टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी जिसके आपको डिडक्शन मिल जाती है, इंक्लूडिंग उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट ओवरड्यू है वो भी, इन सबको अगर आपने पे करना है तो आपने पे करना है अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर यहां तक आपने पे नहीं किया तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, जब पे करोगे उस वाले प्रीवियस ईयर के अंदर मिल जाएगी। दूसरा है अपना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, आरपीएफ, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, न्यू पेंशन स्कीम, या फिर एनी फंड एज पर लॉ। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इसमें भी हम देखो ध्यान से देखो, हम एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात अलग थी, वो हमने पहले देखा था कि हमने पर्टिकुलर फंड की ड्यू डेट तक उसको डिपॉजिट करना होता है, वो अलग प्रोविजन था। ये अपना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अपना बोनस या कमीशन टू एम्प्लॉय। देखो आप किसी एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन देते हो, तो बोनस कमीशन आपको तभी अलाउ होता है जब आप उसको एक्चुअल में पे करते हो, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। एंड एक बात और, बोनस और कमीशन आप एम्प्लॉय को देते हो, ये 43B पे भी एप्लीकेबल होता है। 43B जो है यानी कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग पे आपने इसको एम्प्लॉय को पे कर देना है। नेक्स्ट अपना इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर कोई भी नोटिफाइड एनबीएफसी। इन सभी से कौन सा, एक शेड्यूल्ड बैंक, एक पीएफआई, एक है आपका एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एक है आपका स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, और एक है कोई भी नोटिफाइड एनबीएफसी। इनसे अगर आप कुछ लोन लेते हो और उस पर आप कुछ इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट आपको तभी अलाउ किया जाएगा तब जब आप उसको पे करोगे अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक आप उसको पे करोगे तभी अलाउ होगा। अगर नहीं किया, अगर मान लो पेड आफ्टर किया, तो करंट ईयर में डिसअलाउ कर देंगे, और जब जिस साल में पे करोगे उस साल में आपको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन इसके हमारे 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने जो लोन लिया था, वो लोन लिया था आपने किसी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से, या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से। ये क्या है, देखो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि देखो ये जो 2 पार्टीज हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये क्या करती है, ये हमारे जो एग्रीकल्चर वाले लोग होते हैं उनको लोन देती है। इन शॉर्ट ये क्या है, ये उनके लिए बेनिफिट है कि भाई कोई एग्रीकल्चर वाला बंदा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको एक बेनिफिट दे देते हैं यहाँ पे कि अगर आप इनसे लोन लेते हो ना, इनके आप कुछ इंटरेस्ट आपका बनता है, तो उसके ऊपर 43B एप्लीकेबल नहीं करते, आप उसके साथ भी उसके डिडक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट देखो, लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी टू एम्प्लॉय। आप अपने एम्प्लॉयज को लीव एनकैशमेंट का पैसे देते हो या लीव सैलरी का पैसे देते हो, वो भी 43B के अंदर कवर हो जाता है। एंड लास्ट अपना एनी सम पेएबल टू इंडियन रेलवेज
फॉर यूजिंग रेलवे एसेट्स। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, इंडियन रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और टेम्परेरी बेसिस पर इंडियन रेलवे के एसेट्स को हायर कर लेते हैं। तो उनको जो पेमेंट करनी होती है ना, इंडियन रेलवे को, हमारे इंडियन रेलवे को जो पेमेंट करते हैं, वो जो पेमेंट है उसके ऊपर भी 43 भी एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक आपने पेमेंट कर देनी है। तो देखो ये जो हमारे 6 के 6 पॉइंट है, इनको याद करते हैं। देखो आपने याद रखना है ट्रिपल TRIBL। टी से बनता है आपका टैक्सेस, आर से बनता है आपका इंडियन रेलवेज बनता है, आई से बनता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, बी से आपका बनता है बोनस या कमीशन, एल से आपका बनता है यहाँ पर लीव एनकैशमेंट, एंड लास्ट वाला ई जो है उससे बनता है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ये मैंने आपके लिए छोटे से शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, इससे आप इसको याद कर सकते हो एंड ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा देखो एक यहाँ पर पॉइंट आता है छोटा सा, ये पॉइंट कहता है कि देखो अगर मान लो कि इंटरेस्ट ऑन लोन, हमारा कोई लोन था, उसमें हमारा इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट हुआ जा रहा था, हमने पेमेंट नहीं करी। हमने क्या किया, अपने बोरोवर से रिक्वेस्ट करी कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, उसको भी काम करो, हमारे लोन या फिर जो हमारे बोरोइंग जो चल रही थी उसके साथ जाकर एड अप कर दो, उसको भी लोन के साथ जाकर कैपिटलाइज कर दो। हमने अपने बोरोवर से रिक्वेस्ट किया हमारे लोन के अमाउंट में हमारा जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसको जाकर एड ऑन कर दो। तो ऐसे केस में सर इसको ना पेमेंट नहीं माना जाएगा, इसको पेमेंट नहीं माना जाएगा। हेंस आपको प्रीवियस ईयर जिस साल आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, उस साल आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, उस साल कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन आगे चलकर जब आप उस कन्वर्टेड लोन या बोरोइंग की जब आप पेमेंट करोगे ना, तो उसमें जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपने पहले कन्वर्ट किया था उसकी उस साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगी, जिस साल में आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हो। तो देखो क्या बोला, आपके पास एक लोन था, उसका आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया था, आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, आपने अपने बोरोवर से रिक्वेस्ट किया कि मेरा जो इंटरेस्ट था उसको मेरे लोन के अंदर ऐड कर दो। तो देखो जिस साल आपने उसको अपने लोन के अंदर कन्वर्ट किया, जिस प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट किया, उस साल में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा वो वाला इंटरेस्ट का खर्चा। क्यों? क्योंकि उससे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन आगे चलकर जब वो उस लोन या बोरोइंग के इंस्टॉलमेंट पे करेगा ना, तो जिस साल में वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा उस साल में वो इंटरेस्ट वाला खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इनटू डिबेंचर्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट टू डेफर द लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट टू अ फ्यूचर डेट। सिंपल सी बात है, वही ऊपर वाला पॉइंट सेम है। यहाँ पे आपने पहले ऊपर क्या किया था, लोन या बोरोइंग में कन्वर्ट कर लिया था, यहाँ पे क्या आपने इंटरेस्ट ऑन लोन को इस बार डिबेंचर में कन्वर्ट कर लिया, ये किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से कि आपको इंटरेस्ट बाद में देना पड़े, इंटरेस्ट को आपने डेफर कर दिया फ्यूचर डेट पर। तो सर इसमें भी क्या होगा, जिस साल आप कन्वर्ट करोगे ना उसको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा एंड वो खर्चा आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, ये पॉइंट क्या कहता है, देखो ये पॉइंट कहता है कि अगर आपने किसी माइक्रो या किसी स्मॉल एंटरप्राइज से आपने डील किया और आपने उससे कुछ परचेज किया और अब आप उसको पेमेंट करने जा रहे हो, तो सर आपने क्या करना है, आपने उसको पेमेंट करनी है विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर द MSMED एक्ट 2006। देखो MSME एक्ट क्या होता है, देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, इसे बोला जाता है MSMED एक्ट। इस एक्ट के अंदर ना एक टाइम लिमिट स्पेसिफाइड होती है। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि देखो आप एक काम करो, जो आपकी MSMED एक्ट की जो आपकी जो टाइम लिमिट है वहां तक आप इनको पेमेंट कर दो। अगर वहां तक आपने इसकी पेमेंट नहीं करी, वहां तक इसकी पेमेंट आपने नहीं करी, तो आपको उस करंट ईयर में आपको इसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा और जिस साल में आप पेमेंट करोगे उस साल में आपको वो चीज अलाउ हो जाएगी एज एन एक्सपेंस। अब सवाल आता है कि जब हम MSME से, जब हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से डील करते हैं तो इनकी हमारी टाइम लिमिट होती क्या है। तो देखो MSMED एक्ट, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर ये लिखा है कि देखो अगर हमारे बीच में, एसएससी के बीच में और जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है उसकी बात करें, इन दोनों के बीच में अगर एक रिटन अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, तो जो भी उस अग्रीमेंट के अंदर जो डेट लिखी है वो, या फिर 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, दोनों में से जो भी अर्लियर है वो हमारी टाइम लिमिट बन जाएगी। और अगर मान लो दोनों के बीच में कोई रिटन अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो मान लेंगे 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब कि जिस दिन आपने गुड्स रिसीव करे एंड गुड्स रिसीव करके आपने उसको अप्रूव कर दिया, उसे बोला जाता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो देखो सिंपल है, इन्होंने बोला कि अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को अगर कुछ आपने पेमेंट करनी है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द अंडर द MSMED एक्ट। उस MSMED एक्ट के अंदर जो आपकी टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है वो क्या है, अगर रिटन अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो जो अग्रीमेंट में लिखा है वो, या फिर 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और अगर कोई अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई रिटन अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये वाली हमारी बन जाएगी हमारी टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। यहां तक आपने पेमेंट कर दी तो अलाउ हो जाएगा, अगर नहीं करी पेमेंट तो डिसअलाउ हो जाएगा करंट प्रीवियस ईयर में, एंड जिस साल पे करोगे उस साल में आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अब सर आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का आखिर मीनिंग होता क्या है। तो देखो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का मीनिंग क्या होता है, ये आपने याद करके जाना है, क्योंकि ये हमारा एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करके जाना है। देखो माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब है कोई ऐसी एंटिटी जिसने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी में जो उसने इन्वेस्टमेंट करे ना, जो उसने पैसा लगाया वो उसने लगाया अप टू 1 करोड़ और उसका जो टर्नओवर है वो है अप टू 5 करोड़। सिंपल सी बात है, माइक्रो मतलब
छोटी माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा छोटी हमारी एंटिटी जिसने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट करी है ना, वो करी अप टू 1 करोड़ और उसका टोटल टर्नओवर है अप टू 5 करोड़। और अगर हम स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो आप एक काम करो, जो माइक्रो की लिमिट थी उसको आप इंटू 10 कर दो। इस तरह से आप इसको याद रखो। स्मॉल मतलब अब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट अप टू 10 करोड़ और टर्नओवर अप टू 50 करोड़। ये आपने अच्छे से याद करके जाने, इसको आप एक बारी बहुत ध्यान से इसको आप याद करके जाओगे, इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 43A। ये सेक्शन कहते हैं कि अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई फॉरेन कंट्री से आपने कोई एसेट एक्वायर किया है और उसको आप इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हो, कोई इंडिया के अंदर आप कोई एसेट लेकर आ रहे हो किसी फॉरेन कंट्री से, और उस एसेट को लेने के लिए या तो आपने उस एसेट को क्रेडिट पे लिया, यानी कि जो सप्लायर था उससे आपने उधार पे लिया, बाद में उसको पेमेंट करोगे, या फिर आपने क्या किया, उस एसेट को लेने के लिए कोई लोन लिया है और ये जो क्रेडिट था या फिर जो लोन था ये आपका एक फॉरेन करेंसी में था, तो सर ऐसे केस में आगे चलकर जब आप लोन की रीपेमेंट करोगे, लोन की रीपेमेंट करने पे जो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से जो आपको गेन या फिर जो लॉस होगा ना, वो आपको अपने कॉस्ट ऑफ द एसेट के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। आओ देखो क्या लिखा है। ये लिखा है, वेयर एनी एसेट इज एक्वायर्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री ऑन क्रेडिट बेसिस, आपने सप्लायर से उधार लेके ले लिया, यानी कि बाद में पेमेंट करूंगा, या फिर आपने क्या किया, आपने एक लोन लिया फॉरेन करेंसी में। दोनों केस में आपने क्या किया, फॉरेन करेंसी में लोन लिया, फिर फॉरेन करेंसी में आपने क्रेडिट लिया। तो आगे चलकर जब कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस होगा ना, उसको आप अपने कॉस्ट ऑफ द एसेट के अंदर आप उसको एडजस्ट करोगे। अगर मान लो आपको लॉस होता है इसका मतलब कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो आपने उसको अपनी ब्लॉक ऑफ एसेट में जो आपने कॉस्ट पे ऐड किया था, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी, उसके अंदर जाकर आप इसको ऐड कर दोगे। अगर आपको लॉस होता है, अगर आपको गेन होता है तो ऐसे केस में आपने उसको अपने ब्लॉक ऑफ एसेट में से यहाँ पर रिड्यूस कर देना है। छोटा सा हमारा सेक्शन था। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 41। ये सेक्शन क्या, देखो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक था हमारा सेक्शन 28, एक था हमारा सेक्शन 41। यही दो ऐसे सेक्शन थे जहां पर हमारी इनकम की बात होती थी, राइट। अब आ गया हमारा सेक्शन नंबर 41 एंड इसका नाम है हमारा डीम्ड पीजीबीपी इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो कि मान ली जाएगी हमारी पीजीबीपी की इनकम है। आओ देखो क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट कहता है हमारा रिकवरी ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी क्लेम्ड एज डिडक्शन अर्लियर। आपने कोई एक्सपेंडिचर पहले इनकर किया था या फिर आपकी कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी थी, जैसे आपने परचेजेस की थी, उन दोनों को आपने क्या किया, अपने पीएनएल अकाउंट में आपने उसकी डिडक्शन ले ली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने उसकी डिडक्शन पहले ले ली थी, और अब क्या हुआ, अब जाकर उसकी आपकी रिकवरी हो गई। तो सर आपने पहले डिडक्शन ली थी ना, अब आपको रिकवरी होगी, तो जो रिकवरी है वो अब आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। देखो, when the assessee has taken deduction of any expenditure or trading liability in earlier years and करंट ईयर में उसको रिकवरी हो जाती है, तो अब वो जो रिकवरी हुई है वो उसकी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर दैट पीजीबीपी। फॉर एग्जांपल आपको क्या हुआ, कोई आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया था, उसका आपको रिफंड हो गया, या फिर आपके कोई ट्रेड लायबिलिटी थी, कोई लायबिलिटी थी, वो आपके जो क्रेडिटर था ना उसने आपको माफ कर दिया है, उसको बोला जाता है सिसेशन ऑफ लायबिलिटी या फिर रिमिशन ऑफ लायबिलिटी। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक है आपका जीएसटी रिफंड। इसका मतलब सर जब आपने पहले जीएसटी पे किया होगा, बहुत पहले आपने जीएसटी पे किया होगा अर्लियर ईयर्स में, तब आपने उसकी डिडक्शन ले ली होगी। आगे चलकर आपको उसी जीएसटी का जब रिफंड आएगा ना, तो वो आपके लिए यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखो, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ। ये क्या कहता है, देखो ये पॉइंट कहता है कि आपने कुछ परचेजेस की थी तो आपको क्रेडिटर दिख रहे थे और आपने परचेजेस वाले अमाउंट की डिडक्शन ले ली थी। आगे चलकर आपके क्रेडिटर ने आपको माफ कर दिया, ना, तो उसे बोला जाता है क्रेडिटर राइट ऑफ, एंड ये भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखो, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्लेम्ड एज डिडक्शन अर्लियर, नाउ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इज टैक्सेबल। ये कहते हैं कि अगर आपका कोई स्टॉक था, फायर से वो खराब हो गया, आपने उसकी डिडक्शन पहले ले ली, लेकिन करंट प्रीवियस ईयर में आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, तो जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ ना, वो अब आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आपने स्टॉक की आपने डिडक्शन यहाँ पर ले ली थी। अच्छा देखो, इस पूरे कंसेप्ट की एक समरी बना रखी है। ये कहती है अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर था या कोई लॉस था जिसके आपने पुराने प्रीवियस ईयर में आपने इसकी डिडक्शन ले ली थी, तो करंट प्रीवियस ईयर में अगर आपको उसका रिफंड आता है तो वो अब आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपकी कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी थी, फॉर एग्जांपल आपको कुछ क्रेडिटर था, आपने इसके पहले आपने डिडक्शन क्लेम कर ली थी और करंट ईयर में आपको उसको रिमिशन या सेसेशन यानी कि आपको माफ कर देते हैं, तो वो आपके लिए अब जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर आता है, ये आता है अपना वेवर ऑफ लोन। देखो ये क्या कहता है, मान लो एक बात बताओ, अगर आपने किसी से लोन लिया था, किसी से पैसे आपने बोरो कर रखे थे, उसने आपको माफ कर दिया, बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप लोन वापस मत करो, कोई बात नहीं, आपको माफ कर दिया, उसे बोला जाता है वेवर ऑफ लोन। मुझे बताओ क्या ये आपके लिए इनकम है कि नहीं, आपका फायदा हुआ कि नहीं? वो आंसर इज यस, आपका फायदा हो, इट मींस आपके लिए इनकम है, हेंस ये हमारी टैक्सेबल होगी। अब देखो, हमने देखना है कि लोन हमने लिया किससे था। अगर मान लो लोन हमने लिया होता गवर्नमेंट से, अगर हमने गवर्नमेंट से लोन लिया था तो उसको हम सब्सिडी मान लेंगे। अगर गवर्नमेंट से लोन लिया था और गवर्नमेंट ने हमारा लोन माफ कर दिया तो उसको हम सब्सिडी मानेंगे एंड हेंस उसको यहाँ पर हम टैक्सेबल कर देंगे। अगर हमने लोन जो लिया था गवर्नमेंट के अलावा किसी भी अदर पर्सन से लिया था, फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक से लिया था,
तो बैंक के केस में हमने देखना है कि भाई लोन जो हमने लिया था ना किसी और से, वो हमने किस पर्पस के लिए लिया था। क्या हमने उसको कैपिटल नेचर पर्पस के लिए लिया था या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए लिया था। कैपिटल नेचर मतलब हमने कोई एसेट परचेज करने के लिए लिया था। अगर इस पर्पस के लिए लिया था ना, तो वो अगर हमारा लोन माफ हो जाता है तो वो हमने टैक्सेबल नहीं करना, वो हमने टैक्सेबल नहीं करना। अगर मान लो जो लोन हमने लिया था वो लिया था हमने वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी कि अपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया था, ताकि हम डे टू डे एक्टिविटीज अपने बिजनेस में काम आए। फॉर एग्जांपल हमने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए लिया था या अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने के लिए ली थी, इन्हें बोला जाता है अपना वर्किंग कैपिटल लोन। अगर हमने ये वाला लोन लिया था तो ऐसे केस में अगर वो हमारा माफ हो जाता है तो हमारा जो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट था ना वो तो अब जाकर टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट था ना वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले सेक्शन 43B, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट होता है वो तभी आपको उसकी डिडक्शन तभी मिलती है जब आप उसके एक्चुअल में पेमेंट करते हो। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैंने बोला कि हम इंटरेस्ट कंपोनेंट को वेव कर रहे हैं। वेव मतलब कि आपने कभी उसकी पेमेंट करी नहीं होगी, आपने कभी पेमेंट नहीं करी तो आपको डिडक्शन भी नहीं मिली होगी। अगर अब जाकर वो लोन आपका वो इंटरेस्ट आपका माफ हो रहा है तो सर आपने पहले उसकी डिडक्शन ही नहीं ली थी, तो अब आप उसको टैक्सेबल क्यों करोगे, राइट। इसका मतलब सर सेक्शन 43B जो हमने पहले देखा था अपना, जो हमारे वो वाली कंडीशन थी कि एक्चुअल में पेमेंट होना चाहिए, वो वाला अप्लाई करता है, वो अप्लाई करता है इंटरेस्ट के ऊपर। तो अब जाकर वो वेव होगा, तो पहले डिडक्शन नहीं ली थी तो अभी हमारा वो टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 40B। एंड ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन डील करता है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन से एंड पार्टनर्स इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट मतलब जब पार्टनर को उसके लोन पे कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है या उसके कैपिटल पे या फिर उसके करंट अकाउंट पे। रेम्यूनरेशन मतलब पार्टनर को जब पार्टनर की सैलरी दी जाती है या पार्टनर का बोनस दिया जाता है, कमीशन दी जाती है, रॉयल्टी दी जाती है, तो वो सेक्शन, ये सेक्शन यहाँ पर टांग अड़ाता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट दिया जा रहा है ना, तो वो एक सर्टेन लिमिट तक दिया जाएगा, उस सर्टेन लिमिट तक ही हम उसको अलाउ करेंगे। उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा ना, वो हमारी पार्टनरशिप फर्म के हैंड में से उसको क्या करेंगे, उसके डिडक्शन को हम डिसअलाउ कर देंगे, उसको एड बैक कर देंगे। ध्यान रखना ये जो प्रोविजन है सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के लिए। देखो ये क्या कहता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की बात करें, हमने देखना है सबसे पहले जो इंटरेस्ट है क्या वो हमारी पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज्ड है। अगर मान लो कि हमारी पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज नहीं है, नॉट ऑथराइज बाय द पार्टनरशिप डीड, तो ऐसे केस में हम कोई भी इंटरेस्ट उसको अलाउ नहीं करेंगे, 100% उसको हम डिसअलाउ कर देंगे, यानी कि उसको हम एड बैक कर देंगे। लेकिन चीज देखो, अगर पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप डीड जो है वो ऑथराइज कर देती है, पार्टनरशिप डीड उसको ऑथराइज कर देती है, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम आपको अलाउ तो कर देंगे, लेकिन कितना करेंगे, मैक्सिमम 12% पर एनम तक, मैक्सिमम 12% पर एनम तक आपको अलाउ करेंगे। यानी कि अगर आप एक्चुअल में आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप 15% कर रहे हो, तो इसमें हम 3% आपका डिसअलाउ कर देंगे एंड 12% ही आपका यहाँ पर हम अलाउ करेंगे। अच्छा देखो एक नोट लिखा है, ये क्या कहता है, ये कहते हैं इंटरेस्ट शुड रिलेट टू द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। इट मींस इंटरेस्ट शुड नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव। ऐसा ना हो कि सर आपको क्या हुआ था, आपको पहले से इंटरेस्ट मिल रहा था लेकिन आपके पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज नहीं था, यानी कि आपका वो डिसअलाउ होने वाला था, आपने सोचा कि चलो मैं इसको मैं अपने पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज करा लेता हूँ। तो देखो इसमें इन्होंने बोला कि आप पार्टनरशिप डीड से ऑथराइज करा सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उसको रेट्रोस्पेक्टिव किया ना, तो रेट्रोस्पेक्टिव आपको अलाउ नहीं है। जिस दिन आप उसको ऑथराइज कराओगे उसके आगे आने वाला जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर हमें 12% की लिमिट लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है, देखो ये जो दो हमारे पॉइंट है हमारे स्पेशल पॉइंट है, ध्यान से देखना, अगर आपको समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इंटरेस्ट टू पार्टनर स्पेशल केसेस, पहला पॉइंट कहता है इफ इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, यानी कि एक्चुअल पार्टनर नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर है, तो एनी इंटरेस्ट टू सच पार्टनर, सच रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर, उसको अगर कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो वो हमारा सेक्शन 40B के अंदर कवर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से देखो कि आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक हमारी पार्टनरशिप फर्म है एबीसी हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उसके 3 पार्टनर है, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी और एक है सी प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान से देखो मिस्टर ए और बी कौन है, इंडिविजुअल है, सी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ये हमारी एक कंपनी है, कंपनी भी हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर बन सकती है। तो देखो सी प्राइवेट लिमिटेड, एक बात बताओ, एक कंपनी है, क्या वो अपने आप को खुद से रिप्रेजेंट करेगी या फिर किसी और को भेजेगी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए? द आंसर इज किसी और को भेजेगी। इसका मतलब उसने क्या किया, मिस्टर आर को भेजा। मिस्टर आर कौन है, सी प्राइवेट लिमिटेड का एक मेजर शेयर होल्डर है। तो ऐसे केस में अगर एबीसी पार्टनरशिप फर्म सी प्राइवेट लिमिटेड की जगह मिस्टर आर से लोन लेती है, ध्यान से देखो एबीसी पार्टनरशिप फर्म सी प्राइवेट लिमिटेड की जगह मिस्टर आर से लोन ले लेती है, तो मिस्टर आर कौन है, पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, हेंस यहां पर हमारा सेक्शन 40B अलाउ नहीं होता है, इसको फुली अलाउ करेंगे, यहां पे हमारे 12% का कोई लिमिट नहीं लगेगा। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा केस देखो, इफ इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म इन पर्सनल कैपेसिटी, एनी इंटरेस्ट पेड टू सच पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 40B। देखो एग्जांपल से देखो सब समझ में आ जाएगा। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ पार्टनरशिप फर्म, इसके 3 पार्टनर है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड।
फर्म ने क्या किया, मिस्टर वाई की वाइफ से लोन लिया, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता था ना, वो मिस्टर वाई की वाइफ को नहीं, बल्कि मिस्टर वाई उसके अपने पार्टनर को ही पे कर देता है। ध्यान से देखो, फर्म हैज टेकन लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ मिस्टर वाई एंड पेज इंटरेस्ट एट 18% टू मिस्टर वाई ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ। तो ऐसे केस में सर, इंटरेस्ट पेबल टू मिस्टर वाई ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ, वो एक्चुअली सिर्फ उसकी वाइफ का एजेंट बनके उसके लिए कलेक्ट कर रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर कुछ हमारा 40B वाली बात नहीं है, 40B वाली बात नहीं है, सिर्फ उसका एजेंट बनके कलेक्ट कर रहे हैं। हेंस उसको हम फुली अलाउ कर देंगे, यहाँ पर भी हमारी 12% वाली लिमिट नहीं लगेगी। राइट, तो चलो हमने बात कर ली अब कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट की कितनी लिमिट होती है। अब बात करते हैं हमारी रेम्यूनरेशन की। देखो, रेम्यूनरेशन मतलब पार्टनर को दी गई सैलरी, बोनस, कमीशन या फिर रॉयल्टी। तो देखो, हमने सबसे पहले देखना है कि रेम्यूनरेशन जो है क्या वो पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑथराइज्ड है। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑथराइज्ड नहीं है, तो हमने उसको 100% डिसअलाउ करना है, उसको हम एड बैक कर देंगे। अगर वो पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑथराइज्ड है, फिर हमने देखना है कि रेम्यूनरेशन किसको दी जा रही है, क्या वो हमारे नॉन वर्किंग पार्टनर को दी जा रही है या हमारे वर्किंग पार्टनर को दी जा रही है। अगर मान लो नॉन वर्किंग पार्टनर को दी जा रही है, जो काम ही नहीं करता, तो उसको हम अगेन यहाँ पर उसको 100% डिसअलाउ कर देंगे, इसको हमने एड बैक करना है। अगर मान लो वर्किंग पार्टनर को दी जा रही है, तो यहां पर आता है हमारा मेन प्रोविजन, ये आपने ध्यान रखना है। यहां पर इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि अलाउ तो कर देंगे, लेकिन कहां तक, अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट तक। अब सवाल आता है कि ये मैक्सिमम लिमिट क्या है, आओ देखते हैं। मैक्सिमम लिमिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कहते हैं कि आप एक काम करो, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करो। बुक प्रॉफिट जब आपका आ जाएगा, जब बुक प्रॉफिट आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, जो आपका पहला होगा बुक प्रॉफिट, आपका जो जितना भी आएगा, उसमें क्या करना है, फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, उसमें आपने निकालना है बुक प्रॉफिट का 90% और ₹3 लाख, दोनों में से जो भी हाईयर है उतना ले लो। उसमें ऐड करो जो आपका 6 लाख के ऊपर वाला जितना ही बुक प्रॉफिट था ना, उसका कर दो 60%। उन दोनों को जब आप ऐड करोगे वो आएगी आपकी मैक्सिमम लिमिट, और इतनी आपको रेम्यूनरेशन अलाउ की जाएगी। इसके ऊपर की जो भी अमाउंट आएगी उसको हम सारे के सारे डिसअलाउ कर देंगे, उसको हम ऐड बैक कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि बुक प्रॉफिट का मीनिंग क्या है। देखो, बुक प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, देखो बहुत इजी मीनिंग है, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले काम करो, जैसे नॉर्मली देखो, सिंपल सा इसका मीनिंग क्या है, बुक प्रॉफिट का मतलब होता है पीजीबीपी इनकम बिफोर रेम्यूनरेशन, यानी कि रेम्यूनरेशन से पहले की जितनी भी आपकी पीजीबीपी की इनकम बनती है, एग्जैक्टली वही आपने लेनी है। देखो क्या मीनिंग है, सबसे पहले काम करो, जैसे नॉर्मली आप पीजीबीपी हेड के अंदर इनकम कैलकुलेट करते हो वैसे कर लो, यानी कि नेट प्रॉफिट अंडर द पीजीबीपी हेड। इट मींस आपने इसके पहले की जितनी भी एडजस्टमेंट थी, सारी की सारी एडजस्टमेंट कर लो, सारी की सारी एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट टू पार्टनर। जो पीछे हमने देखा ना, यहाँ पर जो हमने इंटरेस्ट का प्रोविजन देखा, ये वाला भी कर लो, ये वाला भी कर लो। उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे लिखो। उसके बाद एक काम करो, अगर आपने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रखी करंट ईयर की, तो वो माइनस करो। कोई पुरानी आपकी डेप्रिसिएशन थी जो आपने माइनस नहीं कर रखी, वो माइनस करो। कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थी पुराने सालों की, वो भी माइनस कर दो, सब चीजें माइनस कर दो, इसको माइनस करो। उसके बाद देखो अगर आपने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी कुछ रेम्यूनरेशन आपने ऑलरेडी माइनस कर रखी है, तो जो आपने ऑलरेडी माइनस कर रखी है उसको आप यहां पर ऐड बैक करो, उसको ऐड बैक करो। जो आपका रिजल्टिंग फिगर आएगी वो आएगी आपकी बुक प्रॉफिट। उसी बुक प्रॉफिट को आप यूज करोगे ये वाली मैक्सिमम लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। अच्छा देखो, लास्ट में हमारे 2 छोटे से नोट दे रखे हैं। ये अगेन नोट, पहला नोट वही कहते हैं कि रेम्यूनरेशन शुड रिलेट टू द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। देखो सिंपल सी वही बात है जो हमने पहले देखी थी कि पार्टनरशिप डीड के बाद का पीरियड होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिवली हमारी रेम्यूनरेशन को हम ऑथराइज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन पेड टू रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर इज आल्सो कवर्ड अंडर द लिमिट, यानी कि इसके ऊपर 40 भी लगेगा। देखो पीछे हमने देखा था ना, ये वाला जो हमने 2 स्पेशल केस देखे थे, इसमें हमने देखा था कि ये वाला केस था कि भाई सी प्राइवेट लिमिटेड को आर रिप्रेजेंट करता था, आर को इंटरेस्ट मिलता था, तो वो हमें लिमिट के अंदर कैलकुलेट नहीं करते थे। यहाँ पे बोला कि अगर रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर भी है, उसको भी अगर हम कुछ रेम्यूनरेशन पे करते हैं तो उसके ऊपर भी वाली लिमिट लग जाएगी, यानी कि 40B की जो एक्सेप्शन हमने यहाँ देखी थी ना इंटरेस्ट के केस में, वो वाली यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती, राइट। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारा एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 44AA। ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, आप इसको रीड करके आपको अच्छे से सारा चीज समझ आ जाएगी। ये हमारा कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आओ एक बार इसे रीड कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखो, ये सेक्शन बताता है कि आपने कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपलसरीली मेंटेन करनी ही करनी है, यानी कि आपको ये वाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की। नोटिफाइड प्रोफेशनल कौन होते हैं, जैसे कोई आपका लीगल प्रोफेशनल हो गया, कोई लॉयर वगैरह हो गया, या कोई मेडिकल हो गया, यानी कि आप डॉक्टर हो या कुछ हो, कोई इंजीनियर है, या फिर कोई अकाउंटेंट है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई टेक्निकल कंसल्टेंट है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंटीरियर डेकोरेटर है, कोई फिल्म आर्टिस्ट है, तो इन सबको बोले जाते हैं आप हो, इन सबको बोला जाता है कि आप लोगों नोटिफाइड प्रोफेशनल्स। और आपको क्या करना है, आपको ये वाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। देखो कहते हैं इन केस ऑफ नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, सबसे पहले देखो कि देखो हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है 24-25, उसके पिछले तीन प्रीवियस ईयर में क्या तीनों में आपके जो ग्रॉस रिसिप्ट थी 1,50,000 से ज्यादा की थी।
और अगर ऐसा नहीं था तो क्या आपको लगता है क्या इस साल या इस करंट प्रीवियस ईयर में 1,50,000 से ज्यादा एक्सीड करने वाली है? अगर ऐसा आपको लगता है तो आप एक काम करो, आप ये वाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप एक काम करो, आप ये वाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। ये वाली मतलब इसका मतलब है कि आप एक काम करो, मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट वुड एनेबल द एओ टू कंप्यूट टोटल इनकम। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि आप एक काम करो, आप एक अपनी कॉपी मेंटेन करो, अपनी कॉपी में अपने रिसिप्ट्स एंड अपने पेमेंट्स लिखते जाओ, ताकि अगर कभी बाय चांस असेसिंग ऑफिसर आपके पास आ गया तो आपकी कॉपी को देखकर वो पता लगा लेगा कि आपकी टोटल इनकम आपकी कितनी बनती है, राइट? अच्छा देखो, इनका देखो ग्रॉस रिसिप्ट, मान लो कि नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की लास्ट के 3 साल की ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज्यादा की थी, या फिर उसको लगता है कि इस बार इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो उनको ये वाली मेंटेन करनी है। कौन सी? देखो, सबसे पहले उनको मेंटेन करना है एक कैश बुक, मेंटेन करनी है, एक जर्नल, एक लेजर, एक उनको मेंटेन करना है कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स एक्सीडिंग ₹25। दूसरा उनको मेंटेन करना है ओरिजिनल बिल्स इशूड टू असेसी एक्सीडिंग ₹50। हमारे खर्चों के बिल, इन खर्चों के बिल की बात हो रही है यहाँ पे, और ये हमारे सेल के बिल की बात हो रही है। नेक्स्ट हमने मेंटेन करना है डेली केस रजिस्टर एंड इन्वेंट्री रजिस्टर। ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वालों के लिए, उनको डेली केस रजिस्टर और इन्वेंट्री रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल है तो आपको इस तरह से आपने मेंटेन करना है। लेकिन मान लो कि अगर आप इन नोटिफाइड प्रोफेशंस के अंदर फॉल नहीं करते, आप कौन हो? आपका कोई अदर बिजनेस है। अगर आपका कुछ अदर बिजनेस है ना, तो हमने देखना है कि आप हो कौन। अगर आप एक इंडिविजुअल हो या फिर एक एचयूएफ हो, तो ऐसे केस में हमने देखना है कि क्या आपका, रुको, ऐसे केस में हमने देखना है कि क्या आपका इन करंट जो प्रीवियस ईयर है 24-25, उसके पहले के 3 साल में से किसी भी एक में क्या आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा था, या फिर आपकी पीजीबीपी की इनकम जो थी वो 2,50,000 से ज्यादा की थी। अगर ऐसा था तो आपने क्या करना है, मेंटेन सच बुक्स दैट वुड एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर टोटल इनकम। अगर ऐसा भी नहीं था, इतना भी आपने नहीं कमाया, तो आपने कोई भी बुक मेंटेन नहीं करनी, यानी कि आपको कुछ भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो इंडिविजुअल या एचएफ के अलावा किसी और पर्सन की बात हो रही है, किसी कंपनी या किसी फर्म की बात हो रही है, तो हमने देखना है कि भाई हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है 24-25, उसके पहले के 3 में से किसी भी एक साल में क्या उसका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा था, या फिर उसकी पीजीबीपी की इनकम 1,20,000 से ज्यादा की थी। अगर ऐसा था तो अगेन यहाँ पर मेंटेन सच बुक्स दैट वुड एनेबल द एओ टू कंप्यूट टोटल इनकम। और अगर मान लो ये नहीं था तो आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, एक यहाँ पे छोटा सा नोट दे रखा है, ये क्या कहते हैं, अगर आपने एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ली तो आपने उसको मेंटेन करके रखना है अगले 6 साल तक, 6 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है, हमारा 24-25। हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, 25-26। इसमें आप 6 साल ऐड करो, कितना हुआ, एक हो गया आपका असेसमेंट ईयर 31-32। यहां तक आपने इसको मेंटेन करके रखना है। ईयर 31-32 तक आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना है रिलेटिंग टू दिस प्रीवियस ईयर 24-25, राइट? नेक्स्ट देखो, अगर आपने मान लो मेंटेन नहीं करा 6 साल तक, 6 साल तक आपने मेंटेन नहीं करा, तो हो सकता है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए। कितनी? 25,000 की यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा आता है हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ये क्या होता है? देखो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब होता है, हम क्या करते हैं, कुछ स्मॉल असेसी के लिए, कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन बैठे हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, अपनी इनकम जो है ना प्रिजम्पटिव बेसिस पे बनाओ। प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम हमारे को बताओ, इनकम टैक्स वाले कहते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिक्लेयर करो। तो देखो सिंपल है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हमारी होती है 3 सेक्शन में। एक होता है हमारा सेक्शन 44AD, एक होता है हमारा 44ADA, और एक होता है हमारा 44AE। अगर मैं बात करूं सेक्शन 44AE की, तो सेक्शन 44AE होता है हमारा ट्रांसपोर्टर्स बिजनेस के लिए, यानी कि जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए होता है हमारा सेक्शन 44AE। दूसरा होता है हमारा सेक्शन 44ADA, ये होता है हमारा नोटिफाइड प्रोफेशनल, उनके अलावा किसी के लिए नहीं, सिर्फ नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए होता है ये वाला। एंड एक होता है हमारा सेक्शन 44AD, ये होता है हमारा बाकी सभी के लिए। इन सबको छोड़ के जो भी बच गए वो सारे 44AD के अंदर कवर होते हैं। तो देखो सेक्शन 44AD किसके लिए? 44AD है बाकी सभी बिजनेस के लिए। इसका मतलब नोटिफाइड प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पे कवर नहीं होते, क्योंकि वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। 44A यानी ट्रांसपोर्टर्स वाले जो होते हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं, इसलिए 44AD में नहीं आते। एंड एक होते हैं एजेंसी बिजनेस को ये वाला बेनिफिट नहीं दिया गया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, 44AD उनके लिए अवेलेबल नहीं है। और एक होता है हमारा कमीशन या ब्रोकरेज बिजनेस, इनको भी यहाँ पर 44AD का बेनिफिट नहीं दिया जाता। तो चलो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 44AD।
तो देखो सेक्शन 44 एडी क्या होता है, अगेन देखो, प्रिजम्पटिव पीजीबीपी इनकम फॉर बिजनेस, कौन सा बिजनेस, कोई भी बिजनेस हमारा जो इन दोनों में कवर नहीं होता और जो एजेंसी बिजनेस एंड कमीशन ब्रोकरेज नहीं है वो वाले सारे 44 एडी में कवर हो जाते हैं। तो देखो इसके लिए आपको ना एक एलिजिबल असेसी होना पड़ेगा, एंड एलिजिबल असेसी का मीनिंग क्या है कि आप होने चाहिए कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर कोई भी रेजिडेंट एचयूएफ या फिर कोई भी रेजिडेंट फर्म, बट ध्यान दो यहाँ पर एलएलपी एक्सक्लूडेड है, एलएलपी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती। एंड साथ ही साथ आपका जो टर्नओवर या आपका ग्रॉस रिसिप्ट जो है पूरे साल का आपका टर्नओवर जो है वो अप टू ₹2 करोड़ होना चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 44 एडी ये जो है ना 44 एडी ये उन असेसीज के लिए अवेलेबल नहीं है जो कि 10AA का बेनिफिट लेते हैं, हमारा एसईजेड वाला बेनिफिट जो था, या फिर जो 80 IAS से लेकर 80 RRB में कोई भी हमारी डिडक्शन क्लेम करते हैं। आगे चलकर देखेंगे डिडक्शन वाले चैप्टर में। तो अभी के लिए याद रखो, एलिजिबल असेसी कौन है, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी जो कि इन ये वाले दोनों बेनिफिट नहीं लेते, और जो जिसका टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है वो हमारा 44 एडी के अंदर बेनिफिट ले सकता है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये जो लिमिट है ना 2 करोड़ की, ये 2 करोड़ वाली लिमिट जो है इसको हम रीड करेंगे एज 3 करोड़ अगर हमारी टोटल रिसिप्ट में से मैक्सिमम हमारी 5% तक की हमारी कैश, बियर चेक और क्रॉस चेक वाली रिसिप्ट। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि अगर आपकी टोटल रिसिप्ट में से ना 95% या फिर उससे ज्यादा आपके अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ईसीएस से है, तो ऐसे केस में आपके जो 2 करोड़ की लिमिट है इसको हम 3 करोड़ मानेंगे। इसको इसी मीनिंग को अगर हम उल्टा करके देखें तो इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो टोटल रिसिप्ट है वो आपकी 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन कैश, बियर चेक या फिर क्रॉस चेक। अगर ऐसा आप फुलफिल कर लेते हो, आपकी जो 2 करोड़ की लिमिट है इसको हम यहाँ पर 3 करोड़ रीड करेंगे, सिंपल एज दैट। अच्छा सर एक बात बताओ, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कितनी मानी जाती है? देखो प्रिजम्पटिव इनकम आपकी कितनी मानी जाएगी, ये कहते हैं कि आपकी जो टोटल आपका जो टर्नओवर है ना, जो आपका टर्नओवर है सबसे पहले उसको ले लो और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आपके टोटल टर्नओवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक होगा आपका ये वाला पार्ट और एक होगा आपका ये वाला पार्ट। ये कहते हैं कि जो हमारे सेकंड वाला पार्ट है इसमें कहते हैं कि ये वो वाला पार्ट है, ऐसा टर्नओवर है या फिर ग्रॉस रिसिप्ट है जो कि आपको बिफोर ड्यू डेट, अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ईसीएस या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपको रिसीव हो जाती है। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, अगर मान लो आपके टर्नओवर में कुछ ऐसा पार्ट है जो कि आपको अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कैसे रिसीव हो जाती है, या तो कोई आपका अकाउंट पे चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड वैसे आपको रिसीव हो जाती है अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो आप एक काम करो, ऐसे टर्नओवर का 6% कर दो, वो ले लो, और उसके अलावा कोई भी आपका टर्नओवर है उसका आप कर दो 8%। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपका आ जाएगी यहाँ पर टोटल आपकी प्रिजम्पटिव इनकम, सिर्फ इतनी सी इनकम आपकी टैक्सेबल की जाएगी, राइट। अच्छा आओ इसके कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो देखते हैं। देखो ये क्या कहते हैं, असेसी ऑप्टिंग फॉर 44 एडी विल नॉट गेट एनी डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या किया अपने टर्नओवर के बेसिस पर अपनी इनकम को प्रिज्यूम करके 8% या फिर 6% डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने 8% या 6% डिक्लेयर किया ना तो आपको कोई भी एक्सपेंडिचर की अलग से डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ना क्या किया, हमने मान लिया कि जो 8% आपकी इनकम आई है ना, ये प्रिजम्पटिव बेसिस पर हमने मान लिया कि इसमें ऑलरेडी सारे के सारे खर्चे डिडक्ट हो चुके होंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखो पहला पॉइंट कहता है दिस विल नॉट गेट एनी डिडक्शन, इसका मतलब कि ये हमारी फाइनल पीजीबीपी की इनकम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है देखो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स ऑडिट। ये पॉइंट कहता है कि अगर असेसी जो है वो 44 एडी ऑप्ट करता है तो उसको ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है ना ही उसको टैक्स ऑडिट कराना है। लेकिन अगर मान लो कि वो 44 एडी ऑप्ट नहीं करता तो क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है? द आंसर इज 44 AA जो हमने देखा था ना पहले, उस पर डिपेंड करता है। जो आगे सेक्शन आएगा 44 AB, ये हमारा डील करता है टैक्स ऑडिट से डील करता है। अगर मान लो इन दोनों सेक्शन की वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो उसको अगेन ये वाली कंप्लायंस उसको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इफ द असेसी ऑप्ट्स फॉर 44 AD ही हैज द ऑप्शन टू डिक्लेयर इनकम मोर देन 8% 6%। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने जो प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करी है ये हमारी फाइनल पीजीबीपी इनकम तो है, लेकिन अगर हम चाहे तो इससे ज्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो बल्कि खुशी होती है कि भाई ज्यादा इनकम डिक्लेयर करेंगे तो उनको ज्यादा टैक्स मिलेगा, राइट। तो अगर मान लो हम चाहे तो 8% या 6% से ज्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा करते हैं तो हमें कोई टैक्स ऑडिट कराने की यहाँ पर जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ द असेसी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 44 AD वांट्स टू डिक्लेयर इनकम लोअर, यानी कि हम 8% और 6% से कम भी डिक्लेयर कर सकते हैं। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में हमने देखना पड़ेगा कि क्या हमारी जो टोटल इनकम है क्या वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हमें ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और साथ में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ये कौन करता है? ये हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है देखो इफ द असेसी ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 44 AD इन एनी प्रीवियस ईयर, तो अगले आने वाले साल में देखो ये क्या लिखा है, अगर किसी असेसी ने एक प्रीवियस ईयर में 44 AD ऑप्ट कर लिया तो आगे आने वाले 5 साल में उसको 44 AD ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल में शिफ्ट हो जाए, नहीं, उसको 44 AD के अंदर ही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में उसको टैक्स भरना पड़ेगा।
लेकिन मान लो कि आगे आने वाले 5 साल में से किसी भी एक साल में उसने 44AD से ऑप्ट आउट कर लिया, नॉर्मल में चला गया, तो अगले आने वाले 5 साल तक, जिस साल उसने ऑप्ट आउट किया उसके आगे आने वाले 5 साल तक वो अगेन 44AD के अंदर बेनिफिट नहीं ले सकता। ये छोटा सा हमारा सेक्शन था 44AD। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा सेक्शन 44ADA। ये होता है हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, यानी कि जो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, जो हमने पहले देखे थे नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, उनके लिए 44ADA होता है। देखो इसके लिए क्या होता है, एलिजिबल एसएससी कौन है, देखो सिंपल सी बात है, एलिजिबल एसएससी है कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल या फर्म बट नॉट एलएलपी जो कि नोटिफाइड प्रोफेशनल्स वाला काम करते हैं, वो एलिजिबल है। एंड साथ ही साथ आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है ना वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अप टू 50 लाख है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप 44ADA का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन ध्यान देना, ये जो लिमिट है 50 लाख की, इसको अगेन जैसे पहले हमने देखा था ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पर लिमिट है 50 लाख की, इसको हम रीड करेंगे 75 लाख अगर हमारी टोटल रिसिप्ट में से कैश, बियरर चेक और क्रॉस चेक की जो रिसिप्ट है हमारी वो 5% से ज्यादा नहीं है। अगर ऐसा हम फुलफिल करते हैं तो अगेन ये जो 50 लाख की लिमिट है इसको हम यहाँ पर 75 रीड कर सकते हैं। अच्छा देखो यहां पर हमारी प्रिजम्पटिव इनकम कितनी होगी, देखो सिंपल से, जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होगी ना उसका 50% आपकी जाकर प्रिजम्पटिव इनकम बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक सीए फर्म है, सीए फर्म यहां पर कवर होती है क्योंकि हम कौन होते हैं, हम अकाउंटेंट होते हैं, इसलिए हमारी नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के अंदर में यहाँ पर कवर होते हैं। तो अगर कोई सीए फर्म है, सीए फर्म की यहां पर अगर हम ग्रॉस रिसिप्ट की बात करें, मान लो उसकी 30 लाख से उसकी ग्रॉस रिसिप्ट है, तो सीधा अगर वो प्रिजम्पटिव इनकम इसके लिए ऑप्ट करता है, 44ADA में ऑप्ट करता है, तो 15 लाख उसकी यहाँ पर इनकम बन जाएगी। 50% के हिसाब से 15 लाख यहाँ पर उसकी यहाँ पर इनकम बन जाएगी। अच्छा देखो अगर मान लो कि एसएससी 44ADA के अंदर ऑप्ट करता है तो उसको किसी भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसे हमने पहले देखा बिल्कुल वैसे ही। अगर मान लो 44ADA ऑप्ट करता है तो क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स ऑडिट मेंटेन करना है? द आंसर इज नो, उसको कोई जरूरत नहीं है, ना ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, ना ही उसको अपना टैक्स ऑडिट कराना है, नो रिक्वायरमेंट। अगर मान लो वो ऑप्ट नहीं करता, 44ADA ऑप्ट नहीं करता, तो क्या उसको करना है? द आंसर इज डिपेंड करता है कि वो 44AA एंड 44AB की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है कि नहीं करता। 44AA था हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला और AB आएगा हमारा आगे आएगा ये आएगा हमारा टैक्स ऑडिट वाला। तो देखो अच्छा, इफ द एसएससी ऑप्ट्स फॉर 44ADA एंड ही हैज द ऑप्शन टू डिक्लेयर इनकम मोर देन 50%, द आंसर इज यस। अगर मान लो कि एसएससी 44ADA ऑप्ट करता है और उसके पास और उसको मन कर रहा है कि मैं 50% से ज्यादा मैं डिक्लेयर कर दूं इनकम, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी खुश होगी, गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं करेगी, ही नो नीड टू गेट टैक्स ऑडिट इन दिस केस। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो यही पर्सन चाहे कि 44ADA ऑप्ट करता है और उसको 50% से कम डिक्लेयर करनी है, 50% से कम डिक्लेयर करनी है, तो ऐसे केस में उसको देखने की उसकी नेट टोटल इनकम क्या उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर ऐसा भी है तो उसको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी है, साथ में उसको टैक्स ऑडिट भी कराना है। ये था हमारा सेक्शन 44ADA। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है हमारा सेक्शन नंबर 44AE। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन डील करता है प्रिजम्पटिव इनकम फॉर ट्रांसपोर्टर बिजनेस, यानी कि कोई ऐसा बिजनेस है जो कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल एचएफ है जो कि ट्रांसपोर्ट वाला काम करता है। देखो इसके लिए आप कौन होने चाहिए, आप होने चाहिए कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा एसएससी जो कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, यानी कि क्या करता है वो प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। बेसिकली आपके पास कोई ट्रक है, आप अपने ट्रक को चलने के लिए भेजते हो, ये आपका काम है। और साथ ही साथ एक कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए कि पूरे प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम पर आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। पूरे प्रीवियस ईयर में कभी भी आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल आपके पास नहीं होने चाहिए। इसका मतलब कि सर हमारा जो प्रीवियस ईयर है 24-25, इसमें मान लो एक बार भी आपके पास अगर एक सेकंड के लिए भी आपके पास अगर 11 व्हीकल हो गए ना, तो सर आप इसके लिए आप पूरे साल के लिए एकदम आपकी इन एलिजिबल हो जाओगे। 44AE का आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, चाहे आपके पास एक दिन के लिए भी आ जाए, राइट। अच्छा देखो प्रिजम्पटिव इनकम आपकी कितनी होगी, देखो हम क्या करेंगे, हमारे जो ट्रक्स होंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे दो कैटेगरी में। एक होगा हमारा हैवी गुड्स व्हीकल और एक होगा हमारा अदर व्हीकल मतलब लाइट गुड व्हीकल। और कैसे कैलकुलेट होगा, देखो सबसे पहले देखना कि हैवी गुड व्हीकल जो है ना उसका वेट कितना है। उसका वेट होता है हमारा टन्स में, क्वेश्चन में आपको टन्स में दे रखा होगा या फिर आपको हजारों किलो में दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 15,000 kg, तो आपने उसको 15 टन मानना है, उसको 15 टन मानना है। और अगर आपको दे रखा है 18,000 kg, तो आपने उसको 18 टन मानना है। इस तरह से आपने करना है, 1000 से उसको डिवाइड करना है। तो देखो हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब, हैवी गुड्स व्हीकल के केस में हमने प्रिजम्पटिव इनकम कैसे देखनी है, सबसे पहले ले लो 1000 रुपीज, उसको मल्टीप्लाई करो वेट इन टन्स, जैसे हमने देखा ना 50,000, उसको आप मल्टीप्लाई करो 15 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करो ओनरशिप मंथ्स और पार्ट ऑफ मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जो ओनरशिप है वो आपके 7 मंथ्स की, आपने 7 महीने उस हैवी गुड्स व्हीकल को ओन किया है, तो आप क्या करोगे 1000 रुपीज इंटू 15 इंटू 7। लेकिन पार्ट ऑफ मंथ का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ मंथ का मतलब है कि अगर आपका थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा निकल गया, यानी कि एक मंथ को पार करके आप अगले मंथ में थोड़े से भी पहुंच गए, तो उस पूरे के पूरे मंथ को आप कैलकुलेट करो। मान लो कि 7 मंथ एंड 1 डे है,
तो उसको आप 8 मंथ लोगे, उसको आप 8 मंथ्स लोगे। इस तरह से आपने ओनरशिप मंथ्स को कैलकुलेट करना है। यही चीज आपने करनी है, आपने एवरी व्हीकल के लिए, जितने आपके व्हीकल है सबके लिए आपने सेपरेटली करना है, हर हैवी गुड व्हीकल के लिए। ये आ जाएगी आपकी हैवी गुड्स व्हीकल की आपकी प्रिजम्पटिव इनकम। इसके बाद देखो, इसके अलावा आपके पास कौन से, आपके पास होंगे अदर व्हीकल, यानी कि लाइट गुड वाले। लाइट गुड व्हीकल जो होते हैं उसमें आपने क्या करना है, सीधा आपने लेना है 7500। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वेट इन टन से नहीं मल्टीप्लाई करना, सीधा ले लो यहाँ पर 7500 रुपीज, उसको मल्टीप्लाई करो ओनरशिप मंथ और पार्ट ऑफ मंथ से। ये भी आपने करना है ईच व्हीकल के लिए। देखो ये जो आपका कंसेप्ट है ना 44A, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एंड आपके मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने बहुत ध्यान से इसको करना है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है वाला। अच्छा देखो, चलो कुछ मीनिंग देखते हैं कुछ चीजों का। हैवी गुड व्हीकल का आखिर मीनिंग क्या होता है? देखो, हैवी गुड व्हीकल का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा व्हीकल जिसका जो ग्रॉस वेट है वो 12 टन से ज्यादा, यानी कि 12,000 kg से ज्यादा उसका वेट है, तो उसको हम बोलेंगे हैवी गुड व्हीकल। और अगर अप टू 12 टन है, अप टू 12,000 kg है, तो उसको हम बोलेंगे अदर, यानी कि लाइट वेट व्हीकल। अच्छा देखो, अगर मान लो कोई एसएससी 44A ऑप्ट करता है तो उसको क्या कोई और एक्सपेंडिचर मिलेगा? द आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। ये तो हम पहले देख चुके हैं, ये उसकी फाइनल पीजीबीपी की इनकम है। अगर मान लो, अच्छा यहाँ पर लेकिन देखो, यहाँ पर हमने लिखा था कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, लेकिन उसको एक एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट। जो हमने पहले सेक्शन देखा था ना, पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन की जो हमारी लिमिट थी, हमारा बुक प्रॉफिट वाला जो था, पार्टनर रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट जो हमारे सेक्शन 40B में आते हैं, जितना हमें अलाउ वहां पर होता है वो यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। यानी कि 44AD, ADA एंड AE में तो तीनों में डिफरेंस है। 44AD एंड ADA में कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, ना ही ये वाला भी नहीं होता, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन वाला भी नहीं होता। 44AE जो है ना, उसमें ये वाला एक इकलौता एक्सपेंस है जो कि हमें अलाउ हो जाता है। अच्छा देखो, बहुत से बार ना क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होगा कि भाई डेट ऑफ पुट टू यूज दे रखी होगी, आपको बताया होगा कि इस दिन को हमने उसको पुट टू यूज किया। तो मैं आपको बताऊं, पुट टू यूज की डेट को आपने नहीं देखना 44AE की कैलकुलेशन करते हुए। पुट टू यूज की डेट को आपने नहीं देखना, आपने देखना है नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप, आपने ओनरशिप की डेट देखनी है, वहां से आपने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स ऑडिट। तो अगेन यहाँ पर जैसे हमने पहले देखा 44AE में ना ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, ना ही आपको टैक्स ऑडिट कराना है, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप 44AE से ऑप्ट आउट करते हो तो अगेन जैसे 44AA एंड 44AB, इन दोनों में जैसे रिक्वायरमेंट थी आपकी, जो आपकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट थी, वैसे आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, इफ द एसएससी ऑप्ट फॉर 44AE, ही इज द ऑप्शन टू डिक्लेयर हायर इनकम। यस, बिल्कुल, आप उसकी जितनी आपकी इनकम यहाँ पर प्रेजेंटिव आ रही है, आप उसके हायर इनकम उससे डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप उससे लोअर इनकम डिक्लेयर करते हो, आप उससे कम इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी है एंड आपको यहाँ पर अपना टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अच्छा देखो, नीचे मैंने कुछ यहाँ पर मैंने स्पेशल पॉइंट डाल रखे, कुछ कॉमन पॉइंट डाल रखे 44AD, ADA एंड AE तीनों के लिए कुछ कॉमन पॉइंट है। और देखो, सबसे पहला पॉइंट है, देखो WDV ऑफ एसेट्स इज टू बी कैलकुलेटेड नॉर्मली। देखो सिंपल सी बात है, जब हम 44AD, AE एंड ADA इन तीनों की बात करें, जब हम ये तीनों फॉलो करते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं, तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करते नहीं है। लेकिन आगे चलकर मान लो कि कभी मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, मुझे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से बाहर निकलना है, तो मेरी जो एसेट्स होंगे उसकी WDV कैसे होगी? तो ये सेक्शन कहता है, ये प्रोविजन कहता है कि उनकी WDV ना आपने बिल्कुल नॉर्मली कैलकुलेट करनी है, उसके नोशनल डेप्रिसिएशन मान के आप उसको कैलकुलेट करते जाओ। मान लो नोशनल डेप्रिसिएशन, यानी कि मानते जाओ कि भाई इतनी डेप्रिसिएशन आपकी हर साल आती गई, एंड जब आप नॉर्मली आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तब आपने उसी WDV से आपने स्टार्ट करना है जो आपकी नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नो एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शन, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद आता है हमारा पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट। ये देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट जो होता है, ये हमें 44AD की बात करें तो यहाँ पर अलाउ नहीं होता, 44ADA की बात करें तो यहाँ पर अलाउ नहीं होता, लेकिन 44AE की बात करें तो यहाँ पर हमें अलाउ हो जाता है। सिर्फ एक इकलौता यहाँ पर हमारा डिफरेंस है कि एक्सपेंसेस में सिर्फ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट अलाउ है, वो भी कहाँ तक, 40B में जो लिमिट थी वहां तक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हमारा एडवांस टैक्स है। ये क्या कहता है, आगे चलकर हमारा एक सेक्शन आएगा, हमारा एक चैप्टर आएगा एडवांस टैक्स वाला, उसमें हम देखेंगे कि एडवांस टैक्स का ना हम इंस्टॉलमेंट्स में भी पे करना होता है प्रीवियस ईयर के अंदर। प्रीवियस ईयर का टैक्स हमें प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे करना होता है इन इंस्टॉलमेंट्स। तो देखो, अगर मैं बात करूं एडवांस टैक्स की, तो नॉर्मली क्या होता है, हम उसको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में हम पे करते हैं एडवांस टैक्स को। अगर मैं बात करूं 44AD एंड ADA वाले इन लोगों की बात करूं, तो इनको क्या करना है, इनको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है 15th मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर को, 15th मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर को पे करनी होती है। लेकिन अगर बात करूं 44AE यानी कि ट्रांसपोर्टर्स वाले, तो इनके लिए जैसे नॉर्मल लोगों का होता है वैसे इनके लिए 4 इंस्टॉलमेंट में इनका एडवांस टैक्स जाता है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी। तो देखो सिंपल है, अगर ये लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले 44AD, ADA एंड AE की बात करें, तो इनकी जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है वो इनकी होती है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है हमारा सेक्शन 44AB। ये सेक्शन क्या है, देखो
आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद करना ये वाला सेक्शन 44A भी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, टैक्स ऑडिट फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो टैक्स ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सेक्शन कहता है कि भाई कौन कौन से एसेट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट कौन करता है, ये करता है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अगर है तो वो टैक्स ऑडिट कर सकता है। तो देखो टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी किसके लिए, टैक्स ऑडिट कराना उसके लिए मैंडेटरी जिसका बिजनेस है और उसका बिजनेस का जो टर्नओवर है ना वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। और अगर मान लो वो कोई प्रोफेशन करते हैं, कोई प्रोफेशन वाला काम करता है, तो उसके प्रोफेशन से जो उसको ग्रॉस रिसिप्ट है वो उसकी 50 लाख से ज्यादा है, तो उसको यहाँ पर टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन देखो बिजनेस के केस में जो हमारी लिमिट है 1 करोड़ की, इस 1 करोड़ के लिमिट को हम लोग रीड करेंगे एज 10 करोड़। कब, जब हमारी टोटल रिसिप्ट में से, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारी टोटल रिसिप्ट में से 5% से ज्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी टोटल पेमेंट हम कर रहे हैं, सारी की सारी पेमेंट में से 5% से ज्यादा हमारी कैश के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो हम ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, टोटल रिसिप्ट में से 5% से ज्यादा रिसिप्ट हमारी कैश में नहीं है, टोटल पेमेंट में से 5% से ज्यादा हमारी पेमेंट कैश में नहीं है, तो हमारी जो लिमिट है ना 1 करोड़ की, हो जाएगी हमारी 10 करोड़ की। एंड हेंस हमारा टर्नओवर जब तक 10 करोड़ तक नहीं जाता तब तक हमें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अच्छा देखो सेक्शन 44A भी जो है हमारा टैक्स ऑडिट वाला, ये अप्लाई नहीं करता कब, जब हम लोग प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पर अपने रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा 44AD, ADA एंड AE, अगर हम इनके अंदर रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और, अगर मान लो कोई प्रिजम्पटिव इनकम वाला बंदा चाहता है कि मेरी जो प्रिजम्पटिव इनकम यहाँ पे बता रखी है मैं उससे भी कम रिटर्न फाइल करूं, उससे भी कम अपनी इनकम शो करूं, तो ऐसे केस में उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर हम बात करें 44AD वालों की या फिर 44ADA वालों की, तो ऐसे केस में अगर वो अपना 8% एंड 6% जो उनकी लिमिट थी वो, या फिर 50% थी हमारी 44ADA वाली, अगर इस लिमिट से भी कम डिक्लेयर करते हैं ना अपनी इनकम, और जो इनकम वो डिक्लेयर कर रहे हैं वो उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो ऐसे केस में उनको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। एंड दूसरी बात, अगर हम बात करें 44AE ट्रांसपोर्टर वालों की बात करें, और वो अपनी जो उसकी कैलकुलेट करते हैं ना इनकम, वो टन्स मल्टीप्लाई करके 1000 पर मंथ पर टन वो सब करके, अगर वो उससे भी कम इनकम डिक्लेयर करना चाहता है तो अगेन यहाँ पर उसको यहाँ पर टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम सीए से टैक्स ऑडिट करवाते हैं तो क्या वो भी कोई रिपोर्ट बना के देता है? द आंसर इज यस, वो एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बना के देता है। एक फॉर्म होता है 3CA/CD, आगे आगे चलकर देखोगे जब आप अपने आर्टिकलशिप करोगे तो वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बना के देता है। वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो उसको ड्यू डेट तक फर्निश करनी होती है अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। अगर देखो अब देखो इस टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। मैं आपको एक बात बताऊं, जिसके ऊपर भी टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी लगती है ना, उसकी रिटर्न ऑफ इनकम की जो ड्यू डेट होती है वो होती है उसकी वो होती है उसकी 31 अक्टूबर। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, जो उसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम होती है उससे जस्ट 1 महीने पहले की आपकी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट चली जानी चाहिए। इसका मतलब कि सर टैक्स ऑडिट की जो आपकी रिपोर्ट होती है उसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है आपकी 30 सितंबर। इस 30 अक्टूबर से जस्ट 1 महीना पहले 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। अच्छा देखो एक बात बताओ, अगर आपने 44AB की बात नहीं मानी, आपने टैक्स ऑडिट नहीं करा या फिर आपने टैक्स ऑडिट की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी? देखो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 0.5% ऑफ टर्नओवर और ₹1,50,000 दोनों में से जो भी लोअर है वो। अगर आपका टर्नओवर है मान लो 2 करोड़ का, तो इसका 0.5% करोगे वो हो जाएगा आपका 1 लाख और 1.5 लाख दोनों में से जो भी लोअर है, यानी कि 1 लाख की आपकी पेनल्टी लग जाएगी। इस तरह से आपने इसकी पेनल्टी कैलकुलेट करनी होती है। हाँ जी, तो अब हमारा बिल्कुल लास्ट पेज है हमारे इस चैप्टर का, बस बिल्कुल खत्म होने वाला है, बस 5 मिनट में चैप्टर। चलो देखते हैं। ये हमारा एक सेक्शन आता है, हमारा सेक्शन आता है 43CA। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, ये सेक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये जो सेक्शन का प्रोविजन है ना, ये आप ऑलरेडी कैपिटल गेन के अंदर पढ़ चुके हो। ये सेक्शन कहता है कि देखो जैसे हमारा सेक्शन 50C होता था ना, वहां पर बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये लाया गया था बिल्डर्स के लिए लाया गया, यानी कि ऐसे एसेसी जिनके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड होता है। तो देखो जब इनके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड होता है ना, तो इनका जो सेल प्राइस होता है, सेल प्राइस डिटरमाइन करने के लिए 43CA लेकर आया, जो कि बिल्कुल हमारा 50C की कॉपी है। देखो ये कहते हैं कि अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड कर रखी है, तो जब आप उसको बेचने जाते हो तब हमने देखना है कि उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और उसकी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन क्या है। अगर आपकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो आपकी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन की अप टू 110% तक है, यानी सिर्फ 10% ज्यादा हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं, 10% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू 110% ऑफ द कंसिडरेशन तक है, तब ऐसे केस में एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ही हम अपनी पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए सेल प्राइस ले लेंगे। लेकिन मान लो कि हमारी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो मोर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन जो थी एक्चुअल वाली उसके 110% से भी ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो ऐसे केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही हम ले लेंगे अपनी पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए। एंड जो हमारी सेल प्राइस होगी ना पीजीबीपी के लिए, जो हमारी सेल प्राइस होगी वो हमारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बन जाएगी। छोटा सा पॉइंट था।
जैसा एग्जैक्टली वही होता था जो सेम हमारा कैपिटल गेन में होता था, बिल्कुल सेम प्रोविजन है। अब अच्छा देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या लिखा है, इफ द असेसी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही कैन गो टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। जैसे हम वहां देखते थे, बिल्कुल सेम पॉइंट, दोबारा यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, वहां पे देख चुके। नेक्स्ट देखो हाउ टू टेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। देखो ये भी वही सेम पॉइंट है। ये पॉइंट कहता है कि देखो अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी सेम है, तो जिस दिन तो वही जो भी डेट है, जो भी आपकी डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर सेम है, तो उसी दिन की आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो। अगर मान लो आपकी डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम नहीं है और आपको डेट ऑफ अग्रीमेंट तक कुछ भी कंसिडरेशन, एनी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ अग्रीमेंट, कैसे? थ्रू अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस। अगर आपको ऐसे कुछ भी अमाउंट रिसीव हो गया अप टू द डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो जो भी आपकी डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वही ले लो। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो डेट ऑफ अग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी थी वो ले लो, वही आपकी स्टैम्प ड्यूटी बन जाएगी इस वाली आपकी कैलकुलेशन के लिए, राइट? अच्छा देखो, अगर मान लो हमारा जो असेसी है वो सेक्शन 115 BAC फॉलो करता है, सेक्शन 115 BAC, यही सेक्शन जो हमारा हर जगह पर हमारी टांग अड़ाता है, वो वाला सेक्शन है। अगर मान लो वो 115 BAC फॉलो करता है तो उसको कौन से बेनिफिट दागने पड़ेंगे? सबसे पहले उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो हमें मिलती थी ना, वो छोड़नी पड़ेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो हमें वहाँ पे 20% की मिलती थी, वो वाली वो उसको छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, उसको डिडक्शन फॉर सेक्शन 35, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, वहां पर दो होती थी, एक होती थी हमारी इन हाउस वाली, एक होती थी हमारी आउटसाइडर्स वाली। ये जो है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ आउटसाइडर्स वाली की। आउटसाइडर्स वाली उसको यहाँ पर इसको छोड़नी पड़ेगी। जो उसकी इन हाउस वाली थी ना, इन हाउस वाली उसकी चल जाएगी, वो उसको मिल जाएगी। अच्छा एक पॉइंट आता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। जो हमारा 35 AD का बेनिफिट होता था स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, जो 14 बिजनेस की लिस्ट देखी थी, वो वाला बेनिफिट भी उसको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा देखो, ये हमारी इस बार की अमेंडमेंट थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है आपको। क्लैरिफिकेशन थी, ये कह रहे थे कि देखो अगर हम बात करें किसी भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की, ये कहते हैं कि अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो उससे जो भी इनकम होती है ना, वो उसकी आपकी पीजीबीपी हेड के अंदर नहीं जाएगी। पीजीबीपी हेड के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, इन एनी केस नहीं जाएगी। फिर चाहे आपका एक्चुअल बिजनेस यही हो, चाहे आपका बिजनेस यही हो, लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यही आपका बिजनेस हो, तो भी पीजीबीपी के अंदर नहीं जाएगी। पहले क्या होता था कि अगर आपका बिजनेस यही था तो आपको अलाउ कर दिया था कि भाई पीजीबीपी के अंदर चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात करें ना, तो ये हमेशा आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जाएगी, कभी भी आपकी पीजीबीपी हेड के अंदर नहीं जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो हमारी क्लैरिफिकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो पहले होता था वैसे ही चलेगा। अगर आपका मेन बिजनेस यही है तो आपका पीजीबीपी में जाएगा। अगर आपका मेन बिजनेस नहीं है, आप वैसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हो, तो आपका ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जो भी हमने नोट्स इसमें यूज करें सारे के सारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगा, वहां पे आपको फ्रीली अवेलेबल कर दिए जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट आता है, आपको कुछ क्वेरी आती है, आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, मुझसे गाइडेंस चाहिए, आप मुझे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिख जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।